सबसे पहले शुरू करें व्हाट इज jQuery। पहले चीज ध्यान रखेंगे, इट्स अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, दैट मीन जावास्क्रिप्ट का ही इनहेंस वर्जन है ये। बस लाइब्रेरी लग गया, दैट मीन्स इट प्रोवाइड द कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। सब सारे फंक्शन पहले से बने हुए मिलेंगे। अंतर क्या है, सिंटेक्स मतलब हाउ टू यूज jQuery ये डिफरेंट है थोड़ा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है, पहले फंक्शन बना लीजिए और जहां पे कॉल करना तो ऑन क्लिक इक्वल टू उस फंक्शन को क्या करें, कॉल कर लीजिए, इतना ही काम करता है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट डिफाइन करने का काम अलग है, कॉल करने का तरीका अलग है। लेकिन हाँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आप कोड लिखते हैं वेरिएबल वैसे ही बनेगी जैसे जावास्क्रिप्ट बना रहे हैं, इफ एल्स कंडीशन वैसे ही लगानी जैसे आप कहाँ लगा रहे थे, जावास्क्रिप्ट में लगा रहे थे। तो स्टेटमेंट्स वही के वही रहेंगे, लेकिन यूज करने का तरीका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट सेम रहेंगे जैसे हम सर्वलेट में जो पढ़ते हैं वैसे ही रहते हैं, बट जिसमें सिंटैटिकली डिफरेंट होता है, वहां पे क्लास नहीं बनती, डू गेट नहीं बनता, डू पोस्ट नहीं बनता। उसी तरह से आप jQuery पे जब कोई काम करेंगे तो जावा का ही कोड रहेगा, बट लिखने के तरीके थोड़े से डिफरेंट रहने वाले हैं। क्या डिफरेंट रहना, बस इतना समझ लेंगे तो काम हो जाएगा हमारा। दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम CDN यूज़ कर लें, पता ही आपको, या फिर हम क्या कर लें, उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट का नाम jQuery.com से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना रहेगा, इसके SR से इक्वल टू, तो यहाँ पर या तो आप क्या लिखने वाले हैं, CDN और पाथ ऑफ लोकल jQuery फाइल, जहाँ भी आपकी फाइल हो उसे आप लिख दीजिए और स्क्रिप्ट को बंद करें। jQuery में आपको क्वेरी सेलेक्टर डिफाइन करना रहता है इन प्लेस ऑफ द फंक्शन। क्वेरी सेलेक्टर कैसे डिफाइन करना, आपको डॉलर लिखना है, क्या लिखना है, डॉलर, और यहाँ पे क्या लिखना है, सेलेक्ट, डॉलर देन सेलेक्टर डॉट, आपको यहाँ पे फंक्शन या इवेंट स्लैश फंक्शन है, या तो आपको इवेंट लिखना स्लैश क्या लिखना है, इनबिल्ट फंक्शन, बने बनाए फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन, इवेंट यस फंक्शन लिखा, और देन यहाँ पर आपका UDF होगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो भी फंक्शन हम बना रहे थे अभी तक, हमने शो बना लिया और फिर से ऑन क्लिक पे काम कर रहे थे। jQuery कहता है आपको जिस किसी भी बटन के साथ काम करना है, वही हमारा सेलेक्टर। सेलेक्टर इज नथिंग बट द नेम ऑफ बटन, नेम ऑफ एलिमेंट वेयर यू वांट टू कंबाइन द इवेंट। अगर आप बटन के साथ इवेंट लगाना चाहते हो तो यहाँ पे बटन की आईडी लिखिए, सिंबल क्या jQuery का, डॉलर, ब्रैकेट में सेलेक्टर लिखना, सेलेक्टर नेम ऑफ दैट HTML कंट्रोल वेयर यू वांट टू अप्लाई द जावास्क्रिप्ट कोड, जहां भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे, देन वो फंक्शन लिखेंगे जो आप अप्लाई करना चाहते हैं,
और अगर आपको अपना कोई कोड लगाना तो इस ब्रैकेट में लिखना होगा। तो देखिए एग्जांपल, हाउ टू राइट सेलेक्टर्स। तो पहला ऑप्शन है यूज टैग नेम, दूसरा है यूज क्लास नेम, तीसरा ऑप्शन है यूज आईडी। 3 तरह से आप सेलेक्ट कर लिखिएगा। डॉलर मैंने लिख दिया बटन डॉट क्लिक, ठीक है, डॉलर बटन डॉट क्लिक। इसका मतलब आपके पेज पे जितने भी बटन हैं उन पर अगर यूजर किसी पे भी क्लिक करेगा तो फंक्शन एनोनिमस बनाना। एनोनिमस मतलब यहीं पर आपको फंक्शन बना देना जिसका कोई नाम नहीं होगा। तो फंक्शन बनाया, फंक्शन का ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट और यहाँ एंटर कर दीजिए। और हमने लिख दिया अलर्ट हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब है कि हम पेज के किसी भी बटन पे क्लिक करेंगे, बटन डॉट क्लिक, तो क्या होने वाला है, एक फंक्शन चलने वाला है और इसको आपको लिखना है सिंगल या डबल कोट में। तो बटन डॉट क्लिक और ब्रैकेट में हमने क्या लिखा फंक्शन, और उस फंक्शन के अंदर जावास्क्रिप्ट के कोड लिखना है। तो सिंटैक्स बिल्कुल डिफरेंट है। फंक्शन किसके अंदर बनने वाला है, जे क्वेरी के फंक्शन के अंदर। जितने भी ऑन क्लिक थे, ऑन डबल क्लिक थे, उसे ऑन हटा दीजिए और सबको आगे फंक्शन की तरह लिख दीजिए। क्लिक के लिए क्लिक, डबल क्लिक के डीबीएल क्लिक, की अप क्लिक, की अप, की डाउन क्लिक, की डाउन। ऑन वाला फंक्शन हटाकर आपको सीधे क्या लगाना है, डॉट लगा देना है, पहली चीज। दूसरा एग्जांपल देखिए, डॉलर हैश। हैश का मतलब होता है आईडी, हैश का मतलब है आईडी। बटन 1 डॉट क्लिक, और आपको ब्रैकेट में क्या लिखना, फंक्शन, फंक्शन का कोड लिखना और सेमीकोलन यहाँ बंद कर देना, याद रखेंगे। तो यहाँ जो फंक्शन लिखने वाले हैं ये सिर्फ तब काम करेगा जब हम बटन 1 पे काम करेंगे। दैट मीन्स हैश डिनोट द आईडी, हैश डिनोट द आईडी। तो सभी बटन पे नहीं, उन बटन पे क्लिक करने पे काम होगा जिसकी आईडी क्या है 1, सिर्फ एक बटन की काम हो रही। यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया क्लिक फंक्शन फॉर ऑल बटन्स ऑफ द पेज। पेज के अंदर जितनी भी बटनें हैं किसी पे भी क्लिक करेंगे सेम फंक्शन चलेगा। ये कह रहा है जिसकी आईडी बटन 1 है। और तीसरा काम है डॉट। डॉट मतलब समझ गए होंगे किसकी बटन बात कर रहे हैं हम, क्लास की बात कर रहे हैं। और हमने इसको लगाया तो 3 तरीके हमारे काम के हैं, और भी तरीके हो सकते हैं बट 3 तरीकों को फोकस करिए। और एक नोट ध्यान से रखेंगे, यूजुअली jQuery must be defined at the end of the page। jQuery कभी जैसे जावास्क्रिप्ट हेड में डिफाइन करते हैं, और jQuery कहाँ डिफाइन करेंगे, पेज के लास्ट में डिफाइन करेंगे। कहाँ पर, जहाँ पे आपका पेज खत्म हो जाएगा वहाँ पर आपने शुरू किया बॉडी, बॉडी के बाद आपका सारा पेज लिखा हुआ है, बॉडी के बाद लास्ट में जहाँ पे बॉडी बंद होने वाली होगी, या आप चाहें तो बॉडी के बाहर भी लिख सकते हैं। बॉडी जहाँ पे बंद हो रही है यहाँ पर आपको लिखना है कौन सा कोड, jQuery कोड। और jQuery लिखने के लिए आपको कौन सा टैग लगाना है, स्क्रिप्ट। टाइप इक्वल टू बिल्कुल ऐसे लिखना है, क्या लिखते हैं, टैग स्लैश जावास्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट बंद किया, और यहाँ पे वो कोड वही चीज़ डॉलर और जो भी आपको सेलेक्टर का नाम है सेलेक्टर लिख दिया, और फिर आपने क्या लिख दिया, फंक्शन लिख दिया, और ब्रैकेट के अंदर आपके UDF लिख दिया। तो सारी कहानी कहाँ लिखेंगे, पेज के लास्ट में, और जबकि जावास्क्रिप्ट कहाँ लिखी जाएगी, पेज के टॉप पर। इतना ही डिफरेंस है दोनों पर। अब कोई मुझे क्या टॉप पर नहीं लिख सकते, तो टॉप पर क्यों नहीं लिखते इसका भी रीजन समझिएगा। एक्चुअली जावास्क्रिप्ट में बने हुए हैं फंक्शन, जावास्क्रिप्ट में क्या बने होते हैं, फंक्शन। और फंक्शन तब काम करते हैं जब हम फंक्शन को करते हैं क्या, कॉल, ठीक है। यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं बना, जैसे पेज रन होना शुरू हुआ वैसे उसने सबसे पहले सेलेक्टर को पकड़ लिया। अब भाई सेलेक्टर जो भी बटन 1 बनी हुई है वो किसके अंदर बनी हुई, बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर हमने बटन बनाई है, उसका आईडी बटन 1 डाल दिया, और स्क्रिप्ट मैंने यहाँ लगा दिया। अब जब इस लाइन को हमारा कंपाइलर पढ़ रहा था उस टाइम तक ये बटन 1 बनी ही नहीं थी, क्योंकि वो कहाँ बनी है, पेज में, बॉडी में, और हमने इसको कहाँ लगा दिया, सपोज कीजिए हेड सेक्शन में। तो ये सारी जावास्क्रिप्ट की जितने भी कोड है एरर दिखाने लगे, ठीक है।
एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि भाई आईडी को रीड कर रहा है, जबकि आईडी तो बाद में बनी है और उसको रीड क्या कर रहा है? पहले कर रहा है। फंक्शन में क्या दिक्कत है? फंक्शन एक्चुअली रीड तो कर रहा था बट एग्जीक्यूट कर ही नहीं रहा था। जब क्लिक कर रहे थे तब एग्जीक्यूट कर रहा था, उस टाइम पे पूरा पेज लोड हो चुका होता है। तो जावास्क्रिप्ट पेज लोड होने के बाद काम करता है और इसीलिए हम चाहते हैं सारे पेज लोड हो जाए, उसके बाद इसके कंपाइल किया जाए। इसीलिए कहाँ लिखना मुझे? लास्ट में लिखना है। और अगर आप टॉप पे लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका भी तरीका है। इफ यू वांट टू राइट jQuery at the top of the page, then all the code inside। तो आपको एक चीज और लिखनी होगी, document.ready फंक्शन। क्या लिखना होगा? document.ready फंक्शन, all jQuery will be placed here। ठीक है, ध्यान देंगे। अगर आप मेरी बुक में लिखा मिल जाए document.ready फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन कई बार आपको किसी डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ते हैं, तो ये फंक्शन मिलेगा। ये फंक्शन सिर्फ तब जरूरी है जब आप पेज को कहाँ बना रहे हैं? हेड सेक्शन में। हेड सेक्शन बना तो ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि जब आपके डॉक्यूमेंट, दैट मींस बॉडी, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉडी। तो बॉडी के रेडी होने पर, किस इवेंट पर? रेडी मतलब लोड होने के बाद ही ये फंक्शन काम करेंगे, अदरवाइज ये फंक्शन काम नहीं करेंगे। तो लिखा तो ऊपर रहेगा लेकिन पेज जब लोड कंप्लीट हो जाएगा फिर इस फंक्शन को चलाएगा। तो अगर आपको टॉप पे डिफाइन करना है तो आपको क्या लिखना होगा? document.ready, और उसके बाद इसके अंदर सारे जावास्क्रिप्ट लिखने होंगे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज आप नीचे लिखेंगे। तो स्क्रिप्ट लिखा है और यहाँ पे स्क्रिप्ट बंद कर दिया। हेड सेक्शन की अगर हम बात करें तब की बात है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं और फिर कुछ फंक्शंस के नाम देख लेते हैं और कुछ इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, jQuery पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 फंक्शन है, ज़्यादा नहीं है। ये तो करो नेट पे। आपको या फिर jQuery.com पे चले जाएंगे। jQuery.com पे जाकर आपको इसकी फाइल मिल जाएगी, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डाउनलोड jQuery लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई भी वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कंप्रेस्ड प्रोडक्शन jQuery कर सकते हैं, कंप्रेस्ड कर सकते हैं। कंप्रेस्ड देखिए इस तरह से होगी, लाइन बाय लाइन, पता नहीं चलेगा सिंटैटिकली कैसा लिखा हुआ है। हमें कोड पढ़ना भी नहीं है, हमें तो केवल फाइल चाहिए। दूसरा अनकम्प्रेस्ड होगी तो इस तरह से प्रॉपर्ली दिखेगी। आप इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेना अपने पेज पर। तो देखिए सपोज इसे कंट्रोल सी किया, कॉपी कर लिया। आपको प्रोजेक्ट में जाना है। प्रोजेक्ट के अंदर आपको याद रखिए एसेट्स बनाया था हमने कभी, कहाँ बना था? वेब पेज के अंदर, एसेट्स के अंदर। एसेट्स के अंदर एक JS बनाया था, JS के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एक नई फाइल बना देंगे। कौन सी? जावास्क्रिप्ट फाइल। जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम हमने दे दिया jQuery, और सारा का सारा हम कोड यहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं। बस कोड को पेस्ट कर दिया। बस तो ये तरीका तो ये हो गया। jQuery आ गई हमारे पास। अब देखिए लगाना कैसे, एक एग्जाम्पल jQuery को बना लेते हैं अपन। jQuery का यूज़ करना, दैट मीन्स JSP पेज बनाना है। JSP पेज हमने बना लिया जिसका नाम कहते हैं jQuery एग्जाम्पल 1। तो JQ1 बना लेते हैं।
देखिए कुछ पहले हम बटन बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बना ली बटन आईडी इक्वल टू या इनपुट टाइप इक्वल टू बटन बना लेते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू हमने बना ली बटन, आईडी इक्वल टू B1 लिख दिया, इसका नाम दे दिया B1 और वैल्यू इक्वल टू हमने लिख दिया बटन, कुछ भी लिख सकते हैं वैल्यू, क्लिक कुछ भी लिख दिया। क्लास इक्वल टू भी कुछ नहीं लिखा, सिर्फ सिंपल बटन बना रहे हैं दिया। एक और बटन बना लेते हैं, आईडी इक्वल टू हमने दे दी B2 बना दिया इसका और वैल्यू इक्वल टू हमने दे दी इसकी बटन। इतना समझते जाइएगा, यहाँ पे कोई डाउट हो पूछ लेना, अभी तक कुछ ऐसा नहीं है जिसमें डाउट हो। और हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ बना लिया है, पैराग्राफ का नाम दिया आईडी दे दिया हमने, P1 इसका दे दिया, कुछ लिखा नहीं हमें, सिर्फ पैराग्राफ बना हुआ है। और हम चाहें तो थोड़ा सा स्टाइल लिख देते हैं, विड्थ हमने दे दी 400 px, हाइट हमने दे दी 200 px, बॉर्डर स्टाइल दे दी बॉर्डर सॉलिड, बॉर्डर विड्थ दे दी हमने 2 px। हमने ऐसे किया रहा, अभी जो क्वेरी नहीं लगाया, पहले देख लेते पेज वगैरह सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पूरी तरह से रिप्लेस हो गया jQuery से, तो इसलिए jQuery का आइडिया बहुत ज़रूरी है। जहाँ स्क्रिप्ट बनाइए लेकिन किसके थ्रू, jQuery के थ्रू। तो एक दो एग्जांपल से पूरा क्लियर हो जाएगा कि मुझे jQuery कैसे लगानी है। ज़्यादा डेप्थ में भले ही पता ना हो, लेकिन इतना तो पता रहना ही चाहिए काम कैसे करना। जब तक लोड हो रहा है तब हम jQuery बनाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे बनाया स्क्रिप्ट और यहाँ पे डॉलर, सब पहले हम बनाते सेलेक्टर, हमने सिर्फ बटन डॉट क्लिक लिख दिया। बटन का मतलब है ऑल बटन, बटन डॉट क्लिक। और यहीं पे क्या बनते हैं फंक्शन। जब भी आप यहाँ पे कोई फंक्शन बना देते हैं उसे बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन, क्योंकि इनका कोई नाम नहीं है, हमने सिर्फ फंक्शन बनाया फॉर ग्रुपिंग करने के लिए। और यहाँ पर हम लिख दिया अलर्ट हेलो। चलिए हमने सिर्फ कितना लिखा, पेज भी रन हो गया है। ओ गलत जगह बन गया, देखिए वेब INF के अंदर बन गया पेज। वेब INF के अंदर नहीं बनाना मुझे, कहाँ बनाना है, वेब पेज के अंदर। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं चलने वाला क्योंकि जावास्क्रिप्ट jQuery की लाइब्रेरी लिंक नहीं है। तो अब हम करते हैं jQuery की लाइब्रेरी लिंक। लाइब्रेरी ऊपर ही लिंक करनी है, लिंकिंग में कहीं कोई डाउटफुल नहीं रहना चाहिए। स्क्रिप्ट src इक्वल टू किसके अंदर आपने रखा था, एसेट्स के अंदर, JS के अंदर, jQuery.js, टाइप इक्वल टू /जावास्क्रिप्ट, ये हमने रखा और फिर से रिफ्रेश किया। देख लेते, आई थिंक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी लिंक नहीं हुई होगी। बटन तो नहीं आ रहा, बटन डॉट क्लिक फंक्शन, बटन डॉट क्लिक फंक्शन जिन्होंने बटन इनपुट टैग से बनाई। टैग का नाम क्या है हमारे, इनपुट। टैग का नाम बटन है ही नहीं, टैग का नाम हमारा क्या फिलहाल इनपुट। इनपुट टैग की बात हो रही है। ये देखिए हेलो वाला आ गया, यहाँ पे क्लिक करें तो भी क्या आ गया, हेलो। तो पहला सेलेक्टर क्या बताया हमने कि आप टैग का नाम लिख दीजिए। टैग का नाम इससे याद रखिएगा, ये कौन सा टैग है, इनपुट टैग। तो इनपुट टैग में सब आ गया, बटन भी आ जाएंगे, टेक्स्ट फील्ड भी आ जाएंगे, रेडियो बटन, चेकबॉक्स, सब ये जिनमें भी इनपुट टाइप इक्वल टू लिखा होता है सारे के सारे कौन से टैग हैं, इनपुट टैग है। तो वर्किंग समझ में आ गई कि किस तरह से। देखिए मुझे दोनों बटनों के लिए अलग अलग कॉल नहीं करना, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सबके साथ ये एसोसिएट हो जाएगा। जितने भी टैग होंगे सबके साथ क्लिक करने पर यही फंक्शन काम करने वाला है।
तो जावास्क्रिप्ट कहता है कि आप पहले फंक्शन बना लीजिए, बाद में उसे कॉल कर लीजिए। jQuery कहता है कि नहीं, आप फंक्शन बनाते समय ही सेट कर दीजिए, रिलेशनशिप कर दीजिए, एसोसिएशन कर दीजिए फंक्शन किस लिए बना है। देखिए दोनों के अपने लाभ और दोनों के अपने नुकसान है। jQuery ये तर्क देता है कि नहीं, फंक्शन बनाने के बाद में आपको सोचना पड़ेगा, तो फंक्शन बनाने के टाइम पर उनको क्या करो, एसोसिएट करो, ताकि बाद में कॉलिंग वाला झमेला खत्म हो जाए। जावास्क्रिप्ट कहता नहीं, इससे फंक्शन की रीयूजेबिलिटी खत्म हो जाएगी भाई, क्योंकि इस फंक्शन को मैं किसी और जगह यूज ही नहीं कर सकता। अभी तो सिर्फ मैंने अलर्ट लिखा हुआ है, अगर मुझे कोई ऐसा फंक्शन बनाना हो जो उसे मल्टीपल जगह पे यूज करना है, तो फिर एनोनिमस फंक्शन उसके लिए अच्छा नहीं है। तो उसका तर्क देता है jQuery कहता है कि काम करिए, आप ये फंक्शन यहाँ मत डिफाइन करिए, आप एक फंक्शन जावास्क्रिप्ट तरह बना लीजिए, फंक्शन हेलो बना लिया, इसको डिफाइन कर लीजिए, और जहां पर आपने फंक्शन को डिफाइन किया है वहां पर उस फंक्शन को क्या करिए, कॉल कर लीजिए, वहां पर इस फंक्शन क्या कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। तो दोनों का तरीका होगा। तो ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, पर जरूरत नहीं है। बेहतरीन तरीका यही है, क्योंकि जब भी आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग फंक्शन काम करने हैं तो आप jQuery लगाइए, और अगर आपको ऐसा करना है तो jQuery में जावास्क्रिप्ट मिक्स मत करिए, बल्कि आप जावास्क्रिप्ट अलग से ऊपर क्या करें, डिफाइन कर लीजिए। तो दोनों को सेपरेट रखिए, दोनों को इकट्ठे मैच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला तरीका। अब इसको अगर मुझे किसी एक बटन के साथ एसोसिएट करना है तो हमने क्या लिख दिया, बटन 1। ये क्या हो गई, आईडी। आईडी क्या डुप्लीकेट होती है, नहीं होती है। आईडी मतलब पूरे पेज पर केवल एक ही बार होगी। तो देखिए हमने यहाँ पे एसोसिएट किया, अब केवल अब किसी पे काम नहीं कर रहा, क्योंकि किसी की भी आईडी बटन 1 नहीं है। इसकी आईडी क्या है, B1, इसकी आईडी क्या है, B2, तो मैंने लिख दिया B1। तो jQuery इस बटन 1 के साथ एसोसिएट हो चुकी है, बटन 2 पे काम नहीं कर रही है। पहला सेलेक्टर क्लियर है। तो सेलेक्टर के लिए हमने तीन चीजें पढ़ी। अगर क्लास यूज की होती मैंने यहाँ पर, सपोज की सबकी क्लास कोई दे दी मैंने, इसकी क्लास दे दी हमने BTN एंड BTN सक्सेस आ दी, इसकी क्लास हमने दे दी होती BTN प्राइमरी। अब मैंने यहाँ पे कहा जिनकी भी क्लास बटन है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया BTN। तो जिनकी भी क्लास क्या है, BTN है, हैश नहीं, फिर मुझे क्या लिखना होगा, डॉट BTN। तो जितने भी क्लास की क्लास BTN है उन पे, तो इस पे भी काम कर रहा है, इस पे भी काम कर रहा है। लेकिन अभी देखिए बटन पर तरीका नहीं बदला, इनका लुक एंड फील को नहीं बदला, क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप लिंक नहीं किया है, बूटस्ट्रैप लिंक किया ही नहीं, बट क्लास तो दे ही दी मैंने। तो अगर आप क्लास दे देते हैं तो क्लास का यूज भी सिर्फ इसलिए होता है जब आपको ग्रुपिंग करनी हो। तो ग्रुपिंग के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका आप टैग का नाम यूज करें, दूसरा तरीका क्या है, क्लास यूज करें। अगर सभी टैग पे काम करना है तो टैग करें। अगर आप चाहते सभी टैग पर नहीं, कुछ टैग पे 5-10 टैग पे एक काम करना, 5-10 टैग पे दूसरा काम करना, तो फिर आप क्या यूज करेंगे, क्लास। और अगर आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है कि एक फंक्शन केवल एक बटन के साथ एसोसिएट करना है, देन यू हैव टू गो विथ आईडी। किसके साथ जाना पड़ेगा, आईडी के साथ जाना पड़ेगा। तो देखिए हाइपरलिंक नहीं की है, इसलिए बटन वगैरह काम नहीं कर रही हैं, तो दोनों चीज रहनी चाहिए। यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट ऐसा इक्वल टू सेट्स के अंदर से, जीएस के अंदर से बूटस्ट्रैप डॉट मेन डॉट जीएस। पूरे पेज का लुक एंड फील ही बदल गया। फिलहाल आपने ये देख लिया है। अब देखिए थोड़े से फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो बटन 1 स्क्रिप्ट, सॉरी, जब भी किसी चीज़ को आपको हटाना है तो जावास्क्रिप्ट का कोड, ठीक है, कमेंट तो समझते ही हैं, एक कमेंट लगा दिया। बटन 1 और बटन 2 वाला कॉन्सेप्ट समझ गए। यहाँ पे हम BTN ना लिखकर B1 लिख देते हैं, हैश B1 मतलब बटन 1 की बात हो रही है। हेलो, नमस्कार।
सर बिजनेस तो हमने बंद कर दिया, प्रपोजल का क्या काम? ठीक है ठीक है ठीक है, आप भेज दीजिए, मुझे भेज दीजिए, लिख लीजिए विकास.gist हाँ .gist 8056 @gmail.com। बटन 1 बटन 2 अभी क्यों काम कर रहा है भाई? क्योंकि रिफ्रेश नहीं किया है, अभी भी काम कर रहा था, सेव नहीं किया था, सेव किया, रिफ्रेश किया, अब काम करना है। चलिए अब हम बनाते हैं कुछ और फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन समझिएगा। ये तो हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन समझ लिया कैसे बनाना है। आपको यहाँ पे बस इवेंट बदल देना है, क्लिक की जगह आप माउस ले जाने पे काम करते हो, माउस इन लिख देना, माउस आउट लिख देना। तो इसकी डिस्क्रिप्शन आपको ज़्यादा नहीं परेशान होना है, केवल W3 स्कूल पर 1 घंटे पढ़ लीजिएगा यहाँ से जाकर, मात्र 1 घंटे। 1 घंटे से 10 मिनट भी ऊपर मत करिएगा, मात्र 1 घंटे, मतलब 1 घंटे, 1 घंटे से कम भी मत देना। यहाँ से जाएंगे हम कहाँ पर, jQuery कहीं दिख रहा है, ये देखिए jQuery कर गए। पहला वाला सेक्शन पे कोई काम नहीं हमारे। हाँ यहाँ पे पहला सेक्शन देखिएगा, इवेंट जो लिखा हुआ है, इवेंट पे जाएंगे, केवल ये लिस्ट पढ़ लेंगे हम। क्लिक है, DBL क्लिक है, माउस एंटर है, माउस लीव है, प्रीप्रेस किया, की डाउन किया, ये सारे क्या इवेंट है। तो बस 1-2 बार इनके नाम पढ़ लीजिएगा, तो पता रहेगा कौन कौन सी इवेंट हम क्लिक कर सकते हैं। क्लियर, पहला काम। दूसरी चीज़ ये तो हम अभी पढ़ा देते हैं, पढ़ने का कोई काम ही नहीं। फिर भी देखिए कुछ फंक्शन देखिएगा, हाइड एंड शो। पहले फंक्शन क्या है, हाइड एंड शो, ये इनबिल्ट फंक्शन है। तो चलिए हमने क्या किया, इसको बना रहने देते हैं, दूसरा पेज बना लेते हैं ना। Ctrl+A Ctrl+C, हमने बना लिया दूसरा पेज। ये पेज पर गए, हमने JSP बनाया, JQ2 बना लेते हैं। हमने वहाँ पर देखिएगा एक चीज़ बनाई जिसको यूज़ नहीं किया, हमने इस पैराग्राफ को बनाया था, बट अभी यूज़ नहीं किया इस पैराग्राफ को। ठीक है, अब इसको यूज़ करके दिखाते हैं आपको। और इसमें बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं, बैकग्राउंड कलर इसका पिंक कलर, CSS डाल दिया थोड़ा सा, पता तो है आपको CSS वगैरह क्या है। अभी सिर्फ वही, अब देखिए थोड़ा चेंज कर रहे हैं। एक बटन पे हमने लिख दिया हाइड, एक बटन पे लिख दिया शो। एक बटन पे हम लिख रहे हैं हाइड और एक पर लिख रहे हैं शो। पहले वाले बटन पे हमने लिख दिया हाइड, दूसरे पर हमने क्या लिख दिया, शो। ठीक है, अब यहाँ पहले क्लिक पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अलर्ट लिखा है। अलर्ट ना लिखकर हमने लिखा 2 फंक्शन यूज करने, हाइड एंड शो। हाइड किसको करना है, पैराग्राफ को। शो भी किसे करना है, पैराग्राफ को। पैराग्राफ की आईडी क्या है, P1। तो देखिए सिंपल सा लिखा मैंने, P1.hide, बस हो गया काम। तो P1.hide दैट मीन्स पैराग्राफ क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। और दूसरा फंक्शन बनाया B2.click, B2.click फंक्शन पे हमने क्या लिख दिया, P1.show। सिंगल लाइन के फंक्शन पे इकट्ठा भी लिख सकते हैं, P2.show कर दिया, ज़्यादा बड़ा फंक्शन जिससे ना बने। और हमने इसको यहाँ पे कॉल कर दिया। देखिए फंक्शन बनेगा, फंक्शन सिंगल स्टेटमेंट रहेगा, उसके बाद फंक्शन बंद, उसके बाद ये हमारा मेन ये क्लिक वाला फंक्शन बन। मैंने रिफ्रेश किया, हाइड शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, P2। ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पे वही चीज़ P1, मतलब कैसे लिखें, हमेशा सेलेक्टर कैसे लिखे जाएंगे, इस तरह से #P1। डॉलर लगाना है, डॉलर का मतलब है jQuery, सेलेक्टर का नाम क्या हो गया, P1। यहाँ भी वैसे लिखना है डॉलर देन jQuery, सेलेक्टर का नाम क्या है यहाँ पर, P1। नाम तो P1 ही है भाई, P2 नहीं है, सॉरी, दोनों का नाम क्या है, इसी P1 को हमें हाइड एंड शो करना है, हाइड शो, हाइड शो। तो प्रॉपर्टी जो बनाने में समय लगता मुझे, वो हमें CSS डिफाइन नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली हाइड एंड शो हो गया। इसका अच्छी बात यह है कि इन फंक्शन के साथ आप टाइमिंग दे सकते हैं। ये देखिए मैं मिली सेकेंड दे रहा हूँ, हाइडिंग धीरे धीरे होगी एंड डिस्प्ले भी धीरे, 2000 मिली सेकेंड, तो लगभग 2 सेकेंड लेगा हाइड होने में। देखिएगा कुछ इफेक्ट आ रहा है। और उसी तरह से तो जब स्लाइडर वगैरह कभी आप बनाते हैं ना, बटन वगैरह क्लिक किया तो स्लाइड होके बाहर आ रहा है, क्लिक किया तो अंदर जा रहा है, तो ये चीज़ आप किससे बना सकते हैं, हाइड एंड शो। इस तरीके से जा रहा है। अगर आप अप डाउन चाहते हैं तो स्लाइड अप स्लाइड डाउन,
स्लाइड अप स्लाइड डाउन। तो देखिए इसको मैंने कमेंट किया और इसी के जगह पर हमने यूज़ किया कंट्रोल सी। तो आप एक्स्ट्रा में क्या दे सकते हैं, फंक्शन में टाइमिंग दे सकते हैं। इसको मैंने लिख दिया स्लाइड अप और इसको मैंने किया कमेंट। चलिए इसको नीचे कर देता हूँ, इसको किया मैंने कमेंट। हमने इसका लिख दिया स्लाइड डाउन। ठीक है, टाइमिंग यहाँ भी दे दी, थोड़ा धीरे धीरे होगा, ठीक रहेगा, मज़ा आएगा। इस तरह से। तो ये इफेक्ट किसके कारण आया, jQuery। तो इनबिल्ट फंक्शन समझ में आ गया, हाइट शो, स्लाइड अप स्लाइड डाउन। हेलो, फोन करते ना, यहाँ से हम निकलेंगे 6:30 पौने 7 बजे, तो ले लेंगे। ठीक है, दो फंक्शन क्लियर हो गए, हाइट शो एंड स्लाइड अप स्लाइड डाउन। इसलिए फेड अप फेड डाउन होता है, फेड इन फेड आउट। फेड इन मतलब अपनी जगह पे धुंधला होकर गायब हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, फेड इन या फेड आउट बोलेंगे। सर देख लेते हैं क्या फेड इन क्या फेड आउट क्या है। बस हमने इसको लिखा फेड आउट और यहाँ पर हमने लिख दिया फेड इन फेड आउट। क्लियर है, तो फेड इन एंड फेड आउट। तो फंक्शन भी क्लियर हो गए, फेड समझ में आ गया, स्लाइड एंड स्टॉप सब ठीक है। कॉल बैक एंड चैनिंग ये सब काम के नहीं है, आपको पढ़ना होगा तो देख लीजिएगा थोड़ा सा, कॉल बैक क्या होता है, चैनिंग क्या होती है। कॉल बैक फंक्शन ऐसे फंक्शन, मान लीजिए हमने फेड इन किया या फेड आउट किया, जब पूरी तरह से गायब हो गया तो उसके बाद एक मैसेज बॉक्स दिखाना है कि योर ये पैराग्राफ हैज बीन डिलीटेड, गायब होने के बाद दिखाना है। तो ऐसे फंक्शन बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन, जो कि एक फंक्शन खत्म होने के बाद खुद क्या हो जाएंगे, दूसरा फंक्शन कॉल करना। तो यूजुअली अगर मैं ऐसा लिखूं, चलो मैंने लिखा फेड आउट लिखा और उसके बाद मैंने लिख दिया अलर्ट पैरा इज हिडन। देखिएगा ध्यान से, अभी क्या होने वाला है, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा हाइड होने से पहले हिडन आ जाएगा। ये देखिए पहले हिडन हो रहा है, बाद में हिडन चल रहा है, क्योंकि वो ले रहा 2000 मिली सेकेंड, 2000 मिली मतलब 2 सेकेंड, और अलर्ट के लिए तो कोई सेकेंड नहीं है, तो उल्टा सीधा काम हो रहा है, जबकि आना कब चाहिए था, खत्म होने के बाद। तो ऐसे फंक्शन के लिए कहा जाता है कि आप इसको यहाँ ना लिखें, यहाँ ना लिखकर आप उसको यहीं पर लिख दें। यहाँ पे कॉमा लिखा और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, अलर्ट पैरा इज हिडन। चेक करते हैं जरा ये काम कर रहा है या ऐसे कुछ एरर आ रही है, अभी भी नहीं कर रहा है। पैरा इज हिडन तो लिखा हुआ, फेड आउट भी लिखा हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं लिखने का तरीका क्या। कॉल बैक फंक्शन, एनिमेशन का मतलब होता है मल्टीपल फंक्शन को एक साथ लगाना, पहले एक चीज़ होगी फिर एक चीज़ होगी फिर एक चीज़ होगी। कॉल बैक तो लिखा हुआ भाई, अच्छा ठीक है। देखिए हमने गलती करी क्या, जब भी लिखना है स्टेटमेंट, तो आपको क्या लगाना है, फंक्शन तो लिखना ही है, क्योंकि इट्स अ फंक्शन। आ गया। तो कब चला ये फंक्शन, जब आपका हिडन हो गया। देखिएगा अभी तो हाइट दिया हमने, अभी नहीं चल रहा, जब हिडन कंप्लीट होगा तो क्या चल जाएगा, कॉल बैक फंक्शन। कौन सा फंक्शन कहलाते हैं, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, क्लियर है, इतनी चीज पढ़नी थी आपको jQuery में। तो jQuery यहाँ से खत्म होता है, ठीक है, jQuery खत्म होता है। गेट सेट एट ये अजाक्स का पार्ट है, जिसे हम आगे अजाक्स में बता रहे हैं। तो कॉल बैक समझ में आ गया आपको क्या करना होगा, हाइट ये शो, जो भी आपको वैल्यू देनी, उसके बाद जो भी स्टेट में लिखना, फंक्शन बनाकर लिखना, फंक्शन के बाद कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। अगर किसी फंक्शन के अंदर क्लिक के अंदर भी कोई स्टेटमेंट चाहिए, देन यू हैव टू कंप्रेस्ड इट इनसाइड अ फंक्शन स्टेटमेंट। फंक्शन लिखना, कर्ली ब्रैकेट लगाना, फिर आपको अपने स्टेटमेंट लिख देना। तो jQuery लिखने का तरीका ये रहेगा। अगर आपने jQuery यहाँ से हटाकर ऊपर लिख दी होती, यही jQuery, और मैंने ऊपर लिख दी होती यहाँ पर हेड सेक्शन में, तो क्या कोई एरर था भाई, एरर था। एरर क्या था वो देखिए, काम कर रहा है क्या,
नहीं कर रहा। आप जब यहाँ जाकर देखेंगे, कंसोल पे जाके देखेंगे तो एरर भी नहीं दिखा रहा, काम भी नहीं कर रहा। क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, जब ये प्रोग्राम रन हुआ होगा उस टाइम पे B1 बना ही नहीं होगा। और जब भी आपको ऐसा करना है तो आपको एक एक्स्ट्रा काम करना होगा। क्या लिखना? $document.ready फंक्शन। क्लियर? $document.ready फंक्शन यहाँ पे आपको एंटर करना है और ये सारा फंक्शन उठाकर कहाँ रख देना है आपको? इस document.ready के अंदर। तो ये देखिए अब ये फंक्शन भी काम करना शुरू कर देगा। हाँ, काम कर रहा है। ठीक है, हो रहा है काम। तो अगर आप पेज की, तो यूजुअली देखिए अब आगे हम टेम्पलेट पे काम करने वाले। तो टेम्पलेट जब आप डाउनलोड करोगे ना तो वहाँ नीचे दिखेगी ये चीज़, तो समझ जाना है क्या है? jQuery है। जावास्क्रिप्ट कहाँ दिखेगी? ऊपर दिखेगी, वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट रहेगा। तो अगर हम jQuery के ऊपर लिखना चाह रहे हैं तो तरीका समझ में आ गया। तो 2 पेज हैं यहाँ पर। पहले पेज पे हमने नीचे बना के दिखाया हुआ है, कोई भी document.ready नहीं। दूसरे पेज पर कहाँ बना दिया? ऊपर, बट किसके अंदर? document.ready फंक्शन के अंदर। फंक्शन कॉल करने के तरीके क्या है? $, इज द सिंबल ऑफ jQuery। तो jQuery का सिंबल हो गया $। के बाद हम क्या लिखते हैं? सेलेक्टर 3 तरह के, या तो कंट्रोल का नाम, या फिर मतलब टैग का नेम, टैग के नाम के अलावा आईडी, या फिर क्लास, आईडी हैश के साथ, क्लास का नेम डॉट के साथ। ठीक है। किसी फंक्शन को बनाने क्या तरीका है? फंक्शन कॉल करने के लिए पहले आपको सेलेक्टर के साथ एक फंक्शन लिखना होगा, इवेंट फंक्शन, जिसपे आप अपने फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, और उसके अंदर फिर आपको एनोनिमस फंक्शन बनाना होगा। ये तरीका सिर्फ इसका jQuery का। jQuery के अंदर जावास्क्रिप्ट के सारे स्टेटमेंट काम करेंगे। मतलब यहाँ पे वेरिएबल भी आप बना सकते हैं, इनपुट आउटपुट भी सब कुछ, अलर्ट वलर्ट सारी चीज़ें काम करने वाली हैं। अब देखिए दूसरा डिफरेंस क्या है jQuery पे। ये पहला डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया क्या क्या है। एंड सो ऑन, ये सब चीज़ आपको देख लेंगे। रीडिंग writing value using jQuery for input control। इनपुट कंट्रोल का मतलब होता है अगर हम टेक्स्ट बॉक्स पे काम करना चाहें, रेडियो बटन्स की वैल्यू पढ़ना, मुझे ये चेक बॉक्स वगैरह भी पढ़ना है जिसके आगे इनपुट टाइप इक्वल टू लिखा रहता है, उसके लिए एक फंक्शन है val फंक्शन। विच फंक्शन? val फंक्शन। और अदर कंट्रोल्स, अदर मतलब अगर आपको पैराग्राफ के अंदर वैल्यू लिखनी है, div के अंदर वैल्यू लिखनी है, td के अंदर वैल्यू लिखनी है, इन कंट्रोल की अगर बात करें तो वहाँ पे HTML में होता था इनर HTML। वहाँ पे क्या होता था? इनर HTML। यहाँ पर होता है सिर्फ क्या? HTML फंक्शन और विच फंक्शन? टेक्स्ट फंक्शन। तो 2 फंक्शन काम के हमारे पास। वैल्यू अगर इनपुट कंट्रोल से रीड करनी है या इनपुट कंट्रोल में राइट करनी है तो विच फंक्शन शुड बी यूज्ड? val फंक्शन। नहीं, val फंक्शन। कौन सा फंक्शन? val। और अगर नॉन इनपुट कंट्रोल है, पैराग्राफ है, डिवीजन है, ठीक है, स्पैन है, इन पे अगर वैल्यू रीड राइट करनी है तो विच फंक्शन? HTML फंक्शन या फिर टेक्स्ट फंक्शन। तो ये 2 चीज और देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ ही बनाया हुआ, इस पर वैल्यू मुझे लिखनी है, कुछ भी वैल्यू लिखनी है, तो मैंने यहाँ पर बनाया एक टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए क्या लिखते हैं? इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी इक्वल टू T1 कर दिया हमने, और कुछ भी नहीं बस। और यहीं पर एक हमने इनपुट टाइप इक्वल टू बना लिया बटन। वैल्यू मिल गया ऐड टू पैराग्राफ। एक टेक्स्ट आप लिखें, उसको ऐड टू पैराग्राफ कर दें, आईडी इक्वल टू B3 मैंने इसका नाम कर दिया। पेज में क्या डिफरेंस आया वो समझिएगा। यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, मैं यहाँ कुछ भी लिखूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये जो लिखा है किस टेक्स्ट इसमें पैराग्राफ में ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है, जो भी मैं यहाँ लिखूँ उस पैराग्राफ में क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए। यहाँ से वैल्यू उठानी है तो ये वैल है। इनपुट कंट्रोल के अंदर से वैल्यू लेना मतलब कौन सा फंक्शन यूज होगा? वैल फंक्शन। पैराग्राफ में वैल्यू दिखाने के लिए HTML फंक्शन। तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा। इस बटन पे क्लिक करने पे फंक्शन कॉल करना है। मैं ऊपर नहीं जाना चाहता, मैं नीचे गया। इसी की जस्ट बाद बॉडी के अंदर हमने यहाँ पे क्या बना लिया? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के बाद हमने बना लिया $। किस पे क्लिक करना है? B3
B3 डॉट क्लिक करने पर एक फंक्शन काम करेगा, और वो फंक्शन क्या काम करने वाला है, फंक्शन काम करने वाला है पैराग्राफ में राइट करना। तो देखिए हम पैराग्राफ के लिए क्या लिखने वाले हैं, पैराग्राफ की आईडी क्या है P1, तो हमें लिखा हैश P1 डॉट क्या लिखा हमने HTML, P1 डॉट HTML। क्या डालना P1 के HTML में, डॉलर टेक्स्ट का डेटा, तो $t1 डॉट y। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, स्क्रिप्ट नहीं लिखा है इसमें। B1 डॉट क्लिक फंक्शन, जब आप B1 पे क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन वर्क कराना है आपसे, और उसका काम क्या रहेगा, जो P1 है दैट मीन पैराग्राफ है, उसमें जाकर लिखना है T1 की वैल्यू। तो T1 की वैल्यू लिखना है, किसके अंदर लिखना है, P1 के अंदर। तो P1 के लिए HTML फंक्शन यूज होगा क्योंकि इनपुट कंट्रोल नहीं है, और जो इनपुट कंट्रोल होगा वहां से वैल्यू पढ़ने के लिए, तो ये पढ़ने का काम कर रहा है। और यहाँ पे HTML के अंदर जाकर, क्योंकि आज पास हुआ है आर्गुमेंट की तरह, तो उसमें जाके लिख देगा। देखते हैं जरा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मिल गया राम, ये देखिए राम यहाँ लिखा हुआ आ गया, हमने लिख दिया रमेश। अब देखिए होगा क्या, राम को मिटा के रमेश कर देगा, राम को मिटाकर क्या कर रहा है, रमेश, क्योंकि इनर HTML जैसा ही है ये। फिर हमने लिख दिया सुरेश, तो रमेश को मिटाकर क्या करने वाला है, सुरेश कर देगा। ये प्रॉब्लम हुई। मैं चाह रहा हूं जो लिखा है उसके बाद अपेंड करो, जो लिखा उसे लिखा रहने देना है, बाद में लिखना है। तो एक तीसरा फंक्शन याद रखेंगे, अपेंड फंक्शन। विच फंक्शन, अपेंड, राइट एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट। जो भी आपका टेक्स्ट है उसके एंड में जाके लिखना है, तो आपको विच फंक्शन यूज करना, अपेंड फंक्शन। देखिए मैंने इस वाले को किया कमेंट, और हमने यहाँ पे HTML की जगह पर क्या लिख दिया, अपेंड। अब देखते हैं जरा, देखिए इसके बस बाद दूसरा फंक्शन आया। आपको न्यू लाइन पे करना है तो अपेंड में आप पूरा लिख सकते हैं। देखिए हमने लिखा br अपेंड करो प्लस ये अपेंड कर दो, कोई दिक्कत। अपेंड करना है P1 में किसके, ब्रेक को, और देन T1 का वैल्यू अपेंड करना है। तो देखिए राजेश किया, मुकेश किया, इसके बाद पहली बार में न्यू लाइन आ रही, तो हमको क्या करना था, br पीछे लिखना था। शुरू में हमने लिख दिया, फर्स्ट लाइन के पहले भी क्या कर रहा, ब्रेक अपेंड कर रहा है। तो अपेंड एंड टेक्स्ट फंक्शन या अपेंड एंड HTML फंक्शन, दोनों काम समझ में आ गया। अपेंड क्या करेगा, डेटा लास्ट में लिखेगा, और अगर मुझे ओवरराइट करना तो आप HTML लिख दीजिए। इसको क्लियर भी करना है तो एक लाइन और यहाँ बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे, जब भी हम डेटा यहाँ पे अपेंड करते हैं तो T1 का जो डेटा है उसमें क्लियर फंक्शन नहीं है, तो T1 डॉट वैल, T1 का वैल क्या कर देना, एम्पटी। T1 का वैल क्या कर देना, एम्पटी। राजेश, ये देखिए एम्पटी भी होगा, सुरेश एम्पटी होगा, हाइड काम कर ही रहा है और शो भी काम कर ही रहा है। ठीक है, जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा हाइड हो गया, वैसा वैसा शो हो गया। तो ये हुआ हमारा jQuery लगाना समझ में आ गया आपको, क्योंकि आगे हम जो भी जावास्क्रिप्ट या जाक्स लगाने वाले हैं वो सब किसके अंदर लगाने वाले हैं, इस तरह के फॉर्मेट के अंदर। तो फंक्शन की बजाय हम क्या बनाएंगे, प्रेफर करेंगे jQuery। ठीक है, फंक्शन की जगह पर jQuery प्रेफर करेंगे हम। अब देख लेते हैं इसमें अब आपको क्या पढ़ना बचा है। गेट और सेट भी पढ़ा दिए। देखिए गेट मतलब डेटा लेना, सेट मतलब डेटा देना। तो गेट और सेट दोनों के लिए हमारे पास टेक्स्ट, HTML और वैल, तीन फंक्शन, तीनों को समझ में आ गया आपको। टेक्स्ट और HTML एक ही चीज है, फर्क सिर्फ ये होगा, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर मैंने टेक्स्ट में लिख दिया, चलिए एक चीज तरीका, कई बार ऐसा होता है पढ़ने में नहीं आता, स्किप कर दोगे तुम लोग, तो वही बता दूं। अगर मैंने यहाँ लिख दिया B और B लिख के हमने लिख दिया राम और /B किया, तो ये क्या करेगा, इसको ट्रांसलेट कर देगा, क्योंकि अपेंड किया हुआ। तो देखिए क्या करते, उसने बोल्ड कर दिया राम को, लेकिन मैं चाहता नहीं जैसा लिखा वैसा का वैसा ही जाए। तो HTML और अपेंड के बजाय आप क्या यूज करेंगे, डॉट टेक्स्ट जो हम कल कर रहे थे, अभी किस टाइम पे कर रहे थे, जब वो स्क्रिप्ट लगा रहे थे।
तो वहां पर हमने क्या कहा था कि आप एक काम करिएगा, इसे इनकोड कर लिया हमने, URL इनकोडिंग की और उसको हम सिंपल एज अ स्ट्रिंग लेके चले गए। तो डेटा को पढ़ने के लिए इधर लिख देना है, और डेटा का लिखना है मुझे तो टेक्स्ट के अंदर अपना डेटा पास कर देना है, टेक्स्ट HTML और वैल। अब क्या करना, देखिए टेक्स्ट के अंदर डेटा पास किया, वैल के अंदर HTML के अंदर डेटा पास किया, या वैल के अंदर डेटा मैंने अभी लिखा, वैल में एम्पटी पास किया, तो वैल्यू क्या हो गई, हट गई। ऐड करने के लिए आपको अपेंड फंक्शन पढ़ाई दिया है, ठीक है। अपेंड, प्रीपेंड, आफ्टर, बिफोर, 4 फंक्शन है। शुरू में जोड़ना है प्रीपेंड, आखिरी में जोड़ना है अपेंड। अगर आपके पास 3-4 लाइन है, उसमें किसी लाइन के पहले या किसी लाइन के बाद जोड़ना, तो आफ्टर एंड बिफोर, 2 ऑप्शन और मिल जाएंगे आपको। अपेंड, प्रीपेंड हो गया, आफ्टर एंड बिफोर भी इसमें मिल जाएगा। आफ्टर एंड बिफोर, आफ्टर मेथड इंसर्ट द कंटेंट ऑफ द सेलेक्टेड एलिमेंट, img डॉट आफ्टर सम टेक्स्ट, आफ्टर सम टेक्स्ट बिफोर। देखिए कैसे पहले जहाँ जोड़ रहा है ये बाद में जोड़ रहा है। तो आफ्टर एंड बिफोर इस तरह से काम करेगा, कोई भी एलिमेंट के लेफ्ट और राइट में काम करना है तो आफ्टर बिफोर का काम होता है। रिमूव करना भी देख लीजिए, रिमूव एंड एम्पटी। आपको किसी भी एलिमेंट को हटाना है तो आप सिर्फ क्या करेंगे, रिमूव। हाइड एंड रिमूव में फर्क है, हाइड करेंगे तो एलिमेंट हटेगा नहीं, सिर्फ क्या होगा, दिखेगा नहीं, वापस शो करेंगे वही का वही डेटा आ जाएगा। रिमूव करने के बाद डेटा आता नहीं है, जो उसके अंदर लिखा वो भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा परमानेंटली। ठीक है, बस इतना ज़्यादा जाना नहीं है आपको, बस कुछ नहीं करना। अगर समय होगा तो रिवर्सिंग वगैरह देखना, अजाक्स तो मैं बता ही रहा हूँ, तो अजाक्स पढ़ने की जरूरत है नहीं आपको, ये आपके ऊपर है कि आपको अच्छा लगेगा तो पढ़ना, नहीं तो छोड़ सकते हो। एंसेस्टर क्या होता है, डिसेंटर क्या होते हैं, तो आप पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। डोम ट्री सिंपल सी बात है, मान लीजिए हमने बनाया बॉडी, ठीक है, बॉडी का हमने नेम दे दिया सपोज कीजिए B1। फिर बॉडी के अंदर हमने बनाया div, और div का जो नेम या आईडी कुछ भी मान लीजिए, इसका नाम लीजिए div1 या div2 कुछ भी। और डिवीजन के अंदर हमने बना लिया एक पैराग्राफ, यहाँ भी फिर कुछ बना हुआ है। अब इस पैराग्राफ के अंदर अगर आना है मुझे, फिर उसी तरह से स्लैश div किया, फिर एक और div बनाया है, div इसकी आईडी हमने दे दी D2 डिवीजन 2, और इसके अंदर भी क्या बना दिया, पैराग्राफ बना हुआ है, स्लैश भी बना हुआ। अब 2 ऑप्शन है, अगर आपको इस पैराग्राफ पे लिखना है कुछ, तो एक तो ऑप्शन क्या है, आप आईडी लिख दीजिए, वेयर आईडी इक्वल टू P1, मतलब $P1.text, तो यहाँ नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। P2 लिख दिया तो कहाँ जाएगा, इस वाले पे जाएगा। लेकिन दूसरा डोम मॉडल होता है, डोम ट्री कहता है कि सबसे टॉप पर कौन सा ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर कौन सा है, div1 और div2। क्या div1 div2 के अंदर नहीं, div1 अलग है, div2 दोनों है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर 2 ऑब्जेक्ट हो गए, एक हो गया div1 और एक क्या हो गया, div1 के अंदर क्या है, पैराग्राफ 1, div2 के अंदर क्या है, पैराग्राफ 2। मतलब चाइल्ड पेरेंट फॉर्मेट में जमाइए इसको। अब अगर इस पे काम करना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट div1 डॉट P1, मतलब हम किस P1 की बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर div1 के अंदर क्या है, P1 है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो डॉट रिलेशनशिप से हम वहां तक पहुंच सकते हैं, कब करने से, अगर आप डोम ट्री का यूज करते हैं। वही चीज समझाया हुआ है इसने। div के अंदर ul के अंदर li और li है, किसी भी li के अंदर स्पैन लगा, किसी के अंदर कुछ और लगा हुआ है। तो वहां तक पहुंचने के लिए तरीके बताते हो किस किस तरह से हम ट्रिवर्स कर सकते हैं। अब पेरेंट करेंगे किसी भी, जैसे हमने लिख दिया div डॉट पेरेंट, तो इसका पेरेंट क्या निकल के आएगा, बॉडी। लेकिन P1 डॉट पेरेंट करेंगे तो div1 निकल के आएगा। तो पेरेंट फंक्शन क्या निकालेगा, अपने पेरेंट वाले को निकालेगा। देखो स्पैन डॉट पेरेंट्स, तो स्पैन के अंदर एक एग्जांपल ये देख लेते हैं ना। देखिए इस तरह से बना हुआ है, ये स्पैन यहाँ बना हुआ है, इसका पेरेंट ये है, इसका पेरेंट ग्रैंड पेरेंट ये, और इस स्पैन का ग्रेट ग्रैंड पेरेंट ये हो गया। तो अगर इसमें हमने लिखा स्पैन डॉट पेरेंट डॉट CSS, तो स्पैन का पेरेंट तो ये li है, तो इस li का CSS बदल रहा है, कलर रेड बॉर्डर 2x सॉलिड कर दिया। ये देखिए इस वाले की बात कर रहा है। तो इतना कुचुर पुचुर थोड़ी ना सीखना अपन को, क्या जरूरत है सब सीखने की। इसका पेरेंट को उसका दादा, क्या जरूरत है, अपन को आईडी से यूज करेंगे ना, हम तो आईडी से यूज कर लेंगे, समझने के लिए समझ लेना इसको। तो सिर्फ ये तरीके हैं कि आप यहाँ से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं, पेरेंट के पेरेंट को।
तो लिखने के तरीके हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इतना ही बस। हाँ, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जब आप पढ़ते हैं ना तो उसमें फिर ऑब्जेक्ट मिलते हैं। डोम में क्या होता है, डोम डॉक्यूमेंट के साथ जितने भी फंक्शन होते हैं वो पढ़ने होते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन हुआ, डॉक्यूमेंट के साथ और भी फंक्शन होते हैं, तो उन सारे फंक्शन को स्टडी करना और वो फंक्शन कहाँ कहाँ काम करते हैं। जैसे विंडो एक ऑब्जेक्ट, हमने 4-5 ऑब्जेक्ट लिखाए थे, ये सब डोम का ही पार्ट है। 2 तरह के पार्ट होते हैं, एक तो डोम या फिर वोम या बोम, BOM, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ऐसे फंक्शन, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि ब्राउजर पे काम करते हैं वो डोम कहलाते हैं, और ऐसे जो सिर्फ पेज के अंदर ही काम करते हैं वो सारे फंक्शन क्या कहलाएंगे, डोम कहलाएंगे। तो डोम के अंदर फिर फंक्शन पढ़ने रहते हैं। तो मतलब कुल मिला के डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के साथ जितने भी फंक्शन यूज होते हैं वो सब डोम है। 3 फंक्शन में देखिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम, ये सब डोम मॉडल के अंदर हम काम कर रहे थे। डॉट करके हम कौन कौन से फंक्शन काम कर सकते हैं। और फिर एक ये पैरेंट ट्री हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म 1 डॉट T1, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म 1 डॉट T2, ऐसा भी लिखते हैं। तो एक ही काम करने के कई सारे तरीके हैं। अब हमने जो तरीका यूज किया, हमने ID और नेम का तरीका यूज किया, जो कि सबसे बेहतरीन है, ठीक है, जिसमें कोई हमें पढ़ने नहीं कौन किसके अंदर है। कई बार गलतियां हो जाती हैं। हम प्रॉपर्ली क्या होता है, जब भी डोम बनाते हैं तो डोम ट्री फॉलो करना चाहिए। वो कहता नहीं बॉडी के अंदर डिव हो, डिव के अंदर ही पैराग्राफ हो, ऐसा ना हो पैराग्राफ के अंदर डिव आ जाए, इतना ध्यान नहीं रख रहे हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा डोम मॉडल। तो हम क्या कर रहे हैं, सीधे ID उठा रहे हैं, कहीं भी होगा पेज के अंदर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने jQuery पढ़ लिया है, jQuery सिंटैटिकली सब समझ लिया हमारे यहाँ तक। कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको लगता है तो पढ़ लीजिएगा, बाकी कुछ भी पढ़ना नहीं है अभी। सिबलिंग हो गए, इसे डिव के अंदर 2 पैराग्राफ एक ही डिव के अंदर, तो आपस में क्या है, सिबलिंग है। अब हम बढ़ते हैं अजाक्स की तरफ, ठीक है, अजाक्स की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अजाक्स लगाना, और सबसे कठिन टॉपिक भी। अगर अजाक्स लगाना समझ में आ गया तो मान लीजिए बहुत अच्छे आप डेवलपर बन गए। है थोड़ा सा ही, बिल्कुल थोड़ा सा है, बट टिपिकल है थोड़ा सा, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अजाक्स से ही हम API कंज्यूम कर पाएंगे। अगर अजाक्स में गड़बड़ हो गया तो फिर API तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, और अजाक्स अगर नहीं समझ में आया तो जेसन भी हमारे काम का है ही नहीं। तो सारा खेल अब अजाक्स का होने वाला है। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। अजाक्स क्या फुल फॉर्म है, asynchronous JavaScript and XML, एक ऐसी तकनीक जो विदाउट पेज सबमिशन को, पेज को सर्वर पे सबमिट किए बगैर क्लाइंट पे रहते हुए सर्वर के डेटा पे काम कर लेता है, विदाउट सबमिटिंग द पेज, बिना पेज को क्या किए हुए, सबमिट किए हुए। तो जैसे अभी हम अपने ही प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे, जहां पे हम यूजर ID ले रहे थे ram@gmail.com। अब यहाँ पर अजाक्स लगाना है। मैं इस डेटा को भरने के बाद जब पासवर्ड भरना शुरू करूँ, इतनी देर में ये पता लगा कि हम मैसेज दिखा दें कि ये यूजर ID पहले से बनी है कि नहीं बनी है। अभी क्या हो रहा है, हम सबमिट करेंगे, सर्वर पे जा रहा है, और अभी डुप्लीकेट भी दे रहा है, क्योंकि इसको हमने जानबूझ के प्राइमरी की नहीं किया था, उसे यूनिक करने वाला है। अब यूनिक करेंगे तो क्या होगा कि जब सबमिट करेंगे डुप्लीकेट तो अलग जाएगी, किस पे, सर्वर पे जाके दिखेगी। तो अजाक्स का काम है कि अब ये काम तो सर्वर को पता है, क्लाइंट को थोड़ी ना पता। क्लाइंट सिर्फ क्या देख रहा है, इसका फॉर्मेट वैलिड है कि नहीं, @ लगा है नहीं लगा है, सब यही देखेगा ना। बट एक्चुअल सर्वर पे इसकी क्या स्टेटस है, ये देखने के लिए मुझे पेज को सबमिट करना होगा, फिर सेलेक्ट क्वेरी चलानी होगी, फिर जैसे यूजर नेम पासवर्ड अपन चेक करते हैं, अभी यूजर नेम पासवर्ड क्या करते हैं, टाइप करते हैं, इसके बाद हम सबमिट करते हैं तो जाके चेक करते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम यूजर नेम डालें और पासवर्ड डालने से पहले यही बता दे, और दिस यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल। सबमिट करने से पहले ही बता देगा आपको तो यूजर नेम ही गलत है, तो पहले ही पता चल जाएगा, तो यूजर का टाइम बचेगा, बहुत टाइम बच जाएगा। तो सर्वर साइड वैलिडेशन को क्लाइंट पे लाने का काम कौन करने वाला है, अजाक्स। सर्वर साइड का जो वैलिडेशन है सर्वर पे गए लगाया कहां पर हो जाए, क्लाइंट पर। दूसरी चीज ये बैकग्राउंड प्रोसेसिंग करता है, मतलब आपके पेज को होल्ड या ब्लॉक नहीं करता, बिजी नहीं करता, आप अपना काम करते रहिए, उतनी देर में बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के थ्रू आपको पता भी नहीं चलेगा, डेटा लेके जाएगा सर्वर पे, ढूंढेगा और लाके आपको रिजल्ट भी दे देगा। ये किसका काम है, अजाक्स का काम है। तो ये सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, ये काम कौन करेगा, अजाक्स। अजाक्स के लिए सबसे पहले आपको अजाक्स का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और अजाक्स पे काम करने के जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट इक्वल टू आपको लिखना है न्यू
XML HTTP रिक्वेस्ट। हमने देखा था HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। एक नया ऑब्जेक्ट मिल रहा है XML HTTP रिक्वेस्ट। This object will work for the Ajax in all type of browser। सबसे अच्छी बात यही है कि आपको ये नहीं पढ़ना कि JSP पे हम सर्वलेट पे कुछ और ऑब्जेक्ट Ajax बनने वाला है। Ajax, jQuery, जावास्क्रिप्ट सब में एक जैसे चलने वाली है, कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज करेंगे तो XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनेंगे, दैट मींस इट विल वर्क फॉर द Ajax। यही किसके लिए काम करेगा? Ajax के लिए काम करेगा। जब भी आप Ajax पे काम करते हैं तो उसकी कुछ स्टेप है। पहला स्टेप क्या हो गया? आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, फर्स्ट काम। दूसरा काम ये रहेगा कि आपको ऑब्जेक्ट डॉट ओपन करना है एक लिंक को, पाइपलाइन ओपन करनी है। कौन सी टच करना है? पाइपलाइन ओपन करना है, जहां पर तीन चीज स्पेशली देखनी है। फर्स्ट मेथड में आपका रिक्वेस्ट का टाइप होगा, और क्योंकि सिंपल रिक्वेस्ट जाएगी तो Ajax में मैक्सिमम आपको गेट रिक्वेस्ट हैंडल करना है। विच टाइप ऑफ रिक्वेस्ट? गेट रिक्वेस्ट। देन URL, कहां पर आपको पेज को ले जाना है डेटा को, तो URL प्लस डेटा। दूसरा पार्ट क्या रहेगा? URL प्लस डेटा। तो URL प्लस डेटा जब भी बनता है तो टेक्निकली उसे हम क्या नाम दे देते हैं? क्वेरी स्ट्रिंग। दूसरे पार्ट में क्या रहेगा? और तीसरे पार्ट में लिखना है ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉर Ajax। अगर आप एसिंक्रोनसली काम करना चाहते हैं तो ट्रू ही लिखना है, सिर्फ ट्रू लिखना है, फॉल्स लिखना ही नहीं है, ट्रू। तो ऑब्जेक्ट डॉट ओपन, रिक्वेस्ट का टाइप, देन उस सर्वर का नाम विद डेटा, किस सर्वर पे जाना और किस डेटा को ले जाना। सपोज कि मुझे ईमेल को चेक करना है तो ईमेल आईडी को ले जाना है बैकग्राउंड में, तो ईमेल आईडी क्वेरी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जाएगी। देन ट्रू लिखा है, दैट मींस आपके पेज को बिना होल्ड किए, आपके पेज को पता नहीं चलना चाहिए कि आप किसी और पेज पर गए हैं। देन ऑब्जेक्ट डॉट सेंड, ऑब्जेक्ट डॉट सेंड, ये तो हो गया यहाँ से डेटा भेजना बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में डेटा भेजने के लिए तीन तरीके, पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, देन ओपन, देन सेंड। आपको बिना बताए, बिना सबमिट पे क्लिक किए हुए आप डेटा कहाँ पहुंच जाएगा? सर्वर के पास चला गया। अब सर्वर के पास जाएगा तो सर्वर कुछ ना कुछ काम करेगा, क्योंकि डेटा किस में जा रहा है? गेट में जा रहा है। तो अगर हम सर्वलेट की बात करें तो सारा कोड कौन सा वाला चलने वाला है? डू गेट में। तो Ajax को इंप्लीमेंट करने के लिए, Ajax की रिक्वेस्ट पे काम करने के लिए सर्वलेट पे किस फंक्शन पे काम करने वाले हैं? डू गेट पे काम करेंगे। अब डू गेट पे काम किया इसने, अच्छी बात है। चलिए अब बात ये आती है, Ajax वहां तो चला गया, अब यहां से कोई डेटा अगर ये प्रिंट करता है out.println, तो मुझे वो जो out.println वो लेके यहाँ आना है। सर्वर क्या होता है? सर्वर थोड़ी ना दिखाएगा मुझे, क्योंकि हम तो किस पेज पर है? क्लाइंट पेज पर। तो यहाँ का जो भी डेटा यहाँ से प्रिंट हो रहा है, प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? सर्वर पर out.println रिस्पॉन्स। तो यहाँ का जो भी रिस्पॉन्स है उसे वापस कैसे रीड करना है? तो अगली चीज यहाँ पर होती है रीडिंग द रिस्पॉन्स डेटा। इसके बाद एक काम और बचेगा, रीडिंग द सर्वर रिस्पॉन्स, रीडिंग द सर्वर रिस्पॉन्स। ये सारा काम क्लाइंट साइड पे होने वाला है। रीडिंग द सर्वर रिस्पॉन्स, सर्वर का रिस्पॉन्स कहां से आएगा? डू गेट से या डू पोस्ट से? डू गेट से आएगा। रिस्पॉन्स किस फंक्शन के थ्रू आएगा? out.println के थ्रू आएगा। लेकिन जो भी रिस्पॉन्स आया उसको मुझे यहाँ पर रीड करना है और अपने प्रॉपर्ली कहां पर दिखाना है? पेज पर दिखाना है। तो स्टेप पहले क्लियर कर लीजिए, फिर बहुत आसान है। स्टेप क्लियर हो गए फिर ज्यादा कुछ नहीं है। तो हम किस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं? Ajax।
तो बिना सबमिट बटन पर आए हुए, बिना होल पेज को सबमिट किए बगैर किसी भी पर्टिकुलर डेटा को सबमिट करना सर्वर पर, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? अजाक्स की। सबमिट बटन क्या करेगा? पूरे पेज का उसको सबमिट कर देगा। ऐसा नहीं कि आपने सबमिट किया और आधा पेज रुका हुआ आधा सर्वर पे चला, ऐसा होगा नहीं। आपने सबमिट किया सीधे आप किस पेज पे चले गए? दूसरे पेज पे। लेकिन आपको पार्शियल सबमिशन करना, कोई पर्टिकुलर डेटा लेके जाना, वो भी एसिंक्रोनियसली, दैट मीन्स पूरे पेज को सबमिट किए बगैर। सबमिट करने से परेशानी और होती है। वो परेशानी ये होती है, अभी हमने पिछले दिनों में JSP सिंगल पेज मॉडल समझाया हुआ, 2 दिन पेजिनेशन खत्म कर दिया है। कैसे करते हैं? उसी टाइम पे हमने सिंगल पेज मॉडल पढ़ाया था। कल पढ़ाया था पेजिनेशन, कंप्लीट हो गया था, चल रहा सबका। प्रॉब्लम कहीं में आ रही है सर, जार फाइल भेज दीजिएगा आप। अच्छा, जार फाइल भेज देंगे, ठीक है। जार फाइल नहीं भेजी थी कल? नहीं, अलग। अच्छा ठीक है, जार फाइल भेज देंगे। तो सिंगल पेज मॉडल पे जो हम कल तो ठीक था, डेटा सर्वर से आ रहा था, लेकिन जब हम सिंगल पेज मॉडल पे फॉर्म बनाते हैं और सबमिट कर देते हैं, तो सबमिट करने के बाद डेटा क्या हो जाता है? ब्लैंक हो जाता है, खाली हो जाता है। मतलब अगर मैं पेज सबमिट कर दूँ सर्वर पे, तो हमारा जो क्लाइंट साइड का डेटा है, सर्वर का डेटा है, मतलब JSP का डेटा, वो क्या हो जाएगा? ब्लैंक हो जाता है। तो होता क्या है कि अगर हम कोई बड़ा पेज बना रहे हैं और किसी 1-2 एरर के कारण पेज का डेटा बार बार लॉस हो रहा है, तो हम बार बार मुझे क्या करना पड़ रहा है? फिल करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए क्या है? अजाक्स आया। तो पार्शियल सबमिशन करता है और पेज को रिफ्रेश नहीं करता, सबसे अच्छी बात है। विदाउट मेकिंग सबमिशन ऑफ होल पेज एंड इट विल नॉट, लिख देते हैं, इट विल नॉट रिफ्रेश द पेज। पेज को रिफ्रेश भी नहीं करता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? अजाक्स की। हाउ टू यूज अजाक्स? तो सबसे पहला काम यह है, क्रिएट अ जावा फंक्शन और डिफाइन द jQuery फंक्शन। या तो जावा स्क्रिप्ट या फिर क्या करेंगे? jQuery बनाएंगे अजाक्स के लिए। देन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ, किसका ऑब्जेक्ट बनाना है? XML HTTP रिक्वेस्ट का। ओपन द कनेक्शन, और इसको बोलते हैं पाइपलाइन विथ सर्वर साइड पेज यूजिंग ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन कैसे बनेगा? यहाँ पर इसके हमने लिखा OBJ OBJ.open। यहाँ पे क्या भेजना है? गेट। यहाँ पे क्या भेजना है? क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग समझ लीजिएगा, URL विथ डेटा। डेटा किसके साथ जाएगा? क्वेश्चन मार्क के साथ जाएगा। और यहाँ पे क्या भेजना है? ट्रू। फोर्थ वर्ड क्या है? देखिए, मेरा काम है आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे हाउ टू इम्प्लीमेंट। ज़्यादा डिटेल पढ़ना तो आपको ट्यूटोरियल फॉलो कर लेना है, लेकिन मिलेगा वही जितना पढ़ा देंगे, बाकी कोई काम का नहीं है, बाकी तो सिर्फ थ्योरी है पढ़ने के लिए। तो ऑब्जेक्ट डॉट ओपन किया, देन मुझे क्या करना है? कॉल द विच फंक्शन? सेंड फंक्शन। तो हमने OBJ डॉट क्या लिख देना? सेंड। फिफ्थ जो इस ऑप्शन रहेगा, वेट फॉर सर्वर रिस्पॉन्स एंड व्हेन द रिस्पॉन्स इज फाउंड देन show the result inside your JSP or HTML page in any division, span, etc. वहाँ से क्या मिला? अब यहाँ पे एक वर्ड खास तौर पर, वेट फॉर सर्वर रिस्पॉन्स। ऐसा नहीं मैंने भेज दिया तुरंत रिजल्ट मिल गया। भाई सर्वर जितनी देर में रिजल्ट देगा उतनी देर बाद ही आपके, अब आपके हाथ में नहीं है कि हो सकता है आपने गूगल से मंगाया कोई चीज़, अब टाइम लग रहा है, तो जितनी देर टाइम लगा वेट करिए। जैसे ही सर्वर का रिस्पॉन्स आ जाए वैसे ही आपको जहाँ भी दिखाना कि दिस मेल ID इज अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, कई बार जल्दी बता देता है सर्वर, फास्ट होता है, कई बार स्लो होता है। तो क्या करना होगा मुझे? वेट। अब बात ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया? इस चीज़ को समझिएगा। तो रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया, रिस्पॉन्स 4-5 स्टेज से होके जाता है। ये थ्योरी आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, इसमें नीचे अजाक्स का है उसी वाले पे, jQuery पे। हमने यहाँ से सेंड किया, तो पहला स्टेज क्या हुआ? यहाँ से सेंड हो गया। दूसरा स्टेज क्या हुआ? वहां से रिसीव हुआ। हमने जो भी डेटा सेंड किया वहां पे क्या हुआ? रिसीव हुआ, तो सर्वर पे चला गया।
रिसीव के बाद ये चला गया अंडर प्रोसेसिंग पर, अंडर प्रोसेसिंग पर। अब प्रोसेसिंग के बाद यहाँ दो स्टेज हो सकती है, या तो स्टेज नंबर 4 या स्टेज नंबर 5। स्टेज नंबर 4 हो सकता है कि कुछ एरर आ गया, एक्सेप्शन आ गया, एरर आ गया तो गड़बड़ है। और स्टेज नंबर 5 हो सकता है सक्सेस हो गया, या तो एरर आएगी या फिर क्या होगा, सक्सेस होगा। अगर कुछ भी हुआ, एरर आई या सक्सेस हुआ, उसके बाद ये क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। मतलब स्टेज क्या हो जाएगी, यहाँ से ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5, इस तरह से क्या होती है स्टेज, क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो कई सारे स्टेज से होकर डेटा हमारा गुजरता है। तो 4 मतलब सक्सेस, 4 मतलब सक्सेस, ये तरीका बता दूं, वैल्यू से पढ़ा जाता है। और अगर 4 नहीं है तो एरर आ सकती है। तो ये स्टेज है रिक्वेस्ट के। अब ये तो स्टेज हो गए। दूसरा काम आता है स्टेटस कोड। स्टेटस कोड, स्टेटस कोड भी कई सारे हैं। जैसे कई बार आप पेज रन करते नहीं चलता तो हम 505 दिखाता सर्वर नॉट प्रोसेस्ड, या 404 दिखाता पेज नॉट फाउंड। कभी कभी इस तरह से एरर आती है। कभी नहीं आ जाता, सर्वर आप रन करते हैं तो पेज नहीं खुलता सर्वलेट का, एरर दिखाता है। तो ये कोड होते हैं कुछ। सक्सेस का कोड होता है 200, ठीक है। रिडायरेक्ट का कोड है 300। जैसे मैंने सेंड रिडायरेक्ट किया तो सर्वर पर एक कोड जनरेट होता है जिसका नाम क्या है 300। ये थ्योरी वाला पार्ट है। तो यहाँ कुछ कोड लिख रहा हूँ। 500 इंटरनल सर्वर एरर, 4xx पेज नॉट फाउंड। 4 एरर दिमाग में रख लीजिए। कौन सा 200 100 केवल इंफॉर्मेशनल होता है, कोई काम का नहीं है। 200 कोड किससे रिलेटेड है, सक्सेस से रिलेटेड है। 200 201 202 इस तरह से, मतलब इसको बोलते हैं 2xx। किसी भी कोड के साथ सर्वर कोड में 2 लगा जाए तो सक्सेस की बात कर रहा है। 3 लगा मतलब वो किसकी बात कर रहा है, रिडायरेक्ट की बात कर रहा है। 500 मतलब सर्वर एरर की बात हो रही है। सर्वर में कुछ एरर है, मतलब आपके पेज में कुछ ऐसा लिखा जो रन नहीं हो पा रहा है, एक्सेप्शन आ रहा है, सर्वर एरर। 4xx है मतलब पेज नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड, वो पेज नहीं मिल रहा जो आप खोलना चाह रहे हैं। तो कई तरीके होते हैं। अभी हमारे पास कोई पेज ऐसा नहीं बना, देखिएगा मैंने इसको रन किया, मैंने यहाँ लिख दिया हेलो 404 नॉट फाउंड। कौन सी एरर आ रही है, नॉट फाउंड। फिर हमने यहाँ पे भेज दिया यूजर कंट्रोलर्स। यूजर कंट्रोलर में कुछ एरर करके दिखाते हैं, तो वहाँ पे दिखाएगा 505। तो कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली हम देखे रहेंगे तो क्या हमें कभी भूलेंगे नहीं तो यहाँ तो याद रखे थोड़ी देर भूल जाओगे। ऑलरेडी कोई एरर आ रही लगता है, एक्सेप्शन में है ये, चल नहीं रहा क्या। फाइव 500 क्या गया, इंटरनल सर्वर एरर। मतलब तो ये कुछ चीजें क्या आप एरर देख के समझ सकते हैं। 40 वाली एरर मतलब समझ लीजिए पेज का URL गलत है, हम जो टाइप कर रहे हैं वो है ही नहीं, ठीक है। और अगर 5 से रिलेटेड एरर आ गई मतलब पेज तो है बट एक्चुअल उस पेज में कोडिंग में कोई ना कोई क्या गड़बड़ होने वाला है। 2 चीज क्लियर हो गई। 300 200 दिखाता नहीं है, वो सीधे ब्राउजर को बताता है। यहाँ नहीं दिखाएगा, कहाँ दिखाएगा, सीधे ब्राउजर को बताएगा। जब आप इंस्पेक्ट करेंगे तब वो चीज़ें पता चलती हैं कि हाँ यहाँ पे ब्राउजर को क्या कोड जाके आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अभी 500 बता भी रहा है, और जब सक्सेस रहेगा तो यहाँ 50 नहीं 200 300 इस तरह से चीज़ों को बताता है। तो कुल मिला के हमने क्या देखा अभी कि स्टेटस कोड क्या रहेगा हमारे लिए। अगर स्टेटस कोड 200 और स्टेट सक्सेस है, मतलब अगर इसे हम कहते हैं रेडी स्टेट, कौन सी पोजीशन, रेडी स्टेट इक्वल टू क्या होना चाहिए 4, और अगर स्टेटस कोड इक्वल टू क्या होना चाहिए 200। अगर ये चीज है तो ही आपको काम करना, तो तब तक वेट करना है आपको जब तक रेडी स्टेट क्या नहीं हो जाएगी 4 और स्टेटस क्या नहीं हो जाएगा 200, तब तक आपको क्या करना है, वेट करना है।
और जैसे ही 200 होगा इसका मतलब आपका रिस्पांस आ गया। अब आप रिस्पांस को जहां चाहे वहां पर क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो वेट करने के लिए क्या लिखना रहेगा वो भी देखिए। तो हमें लिखना होगा ऑब्जेक्ट डॉट एक इवेंट ऑन रेडी स्टेट चेंज इक्वल टू, ऑन रेडी स्टेट चेंज इक्वल टू, यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन बना देना है। ऑब्जेक्ट डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज, अजाक्स की जैसे हम क्लिक लिखते हैं, डीबीएल क्लिक लिखते हैं, माउस एंटर लिखते हैं, माउस मूव लिखते हैं, अजाक्स के लिए एक स्पेशल इवेंट है जिसका नाम है ऑन रेडी स्टेट चेंज। सिर्फ किसके लिए यूज होगी, केवल और केवल अजाक्स के ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगी और किसी के साथ यूज नहीं होती। केवल 4-5 होती हैं जो ये इवेंट है, वो भी 4-5 ही हैं, उनकी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। कुछ इवेंट होती है ऑन सेंड, ऑन लोड, ऑन सक्सेस, ऑन कैंसिल, ऑन अबार्ट, क्योंकि 4-5 स्टेज हैं, जितनी स्टेज उतनी क्या है, इवेंट है। ठीक है, ऑन लोड मतलब जब यहाँ से चला गया। तो अभी फिलहाल हम लिखा ऑन रेडी स्टेट चेंज इक्वल टू फंक्शन। अगर रेडी स्टेट चेंज होता है तब आपको एक फंक्शन लिखना और यहाँ पे ग्रुपिंग कर देनी है। तो ग्रुपिंग कैसे करनी है देखिएगा, यहाँ पे हमने लिखा रिस्पॉन्स इक्वल टू या मैसेज इक्वल टू या रिजल्ट इक्वल टू, यहाँ लिखना ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ भी एक चीज लिखना है, वेट करना है ना, इफ अगर दिस डॉट रेडी स्टेट, स्टेट का कैपिटल है भाई यहाँ पर, इक्वल टू 4, सॉरी रेडी स्टेट इक्वल टू 4 एंड दिस डॉट स्टेटस इक्वल टू क्या होगा, 200 होगा। तो आपको यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेना जावास्क्रिप्ट का, आउटपुट नाम का, रिजल्ट नाम, किसी भी नाम का, और वहाँ लिखना है दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट। जो भी सर्वर से आया है उसे क्लाइंट पे लाने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज होगी, कौन से, रिस्पॉन्स टेक्स्ट। ये कौन सा टेक्स्ट होगा, जो सर्वर के डू गेट से आया होगा, सर्वर के जो डू गेट से जो भी आएगा वो किस में आएगा, रिस्पॉन्स टेक्स्ट में आने वाला है। तो ये हो गई सारी प्रोसेसिंग किसकी, क्लाइंट साइड की। अब देखते हैं सर्वर साइड की। नाउ शो द रिजल्ट इन योर वेब पेज, जहां भी आपको दिखाना हो, जिस भी स्पैन में वहां पे आप दिखा दीजिए। तो डेटा निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम, रिस्पॉन्स टेक्स्ट। तो ये पूरी कहानी अजाक्स लगाने की। सर्वर साइड पे क्या कहानी होगी, किसके अंदर हैंडल होगी, डू गेट के अंदर। क्योंकि वहां से क्वेरी स्ट्रिंग भेजा था तो यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग निकालेंगे। ठीक है, परफॉर्म रिक्वायर्ड एक्शन, जो भी एक्शन आपको कहा गया हो। अगर आपसे ये पूछा, ये कहा सर क्लाइंट ने कि भाई ये पता लगाओ कि ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, तो वो एक्शन परफॉर्म हो गया। मतलब कौन सा एक्शन, जेडीबीसी या डेटाबेस रिलेटेड जो भी एक्शन है वो आप करेंगे यहाँ पे। देन प्रिंट द रिजल्ट, ठीक है, उसी को हम रिस्पॉन्स कहेंगे, इसके थ्रू आउट डॉट प्रिंट एलन के थ्रू, इसके थ्रू आउट डॉट, जो भी आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ करेंगे वहाँ रिस्पॉन्स टेक्स्ट में जाके मिल जाएगा। तो अब एक ध्यान से एक एग्जांपल देख लीजिए। एक सिंपल सा एग्जांपल पहले बनाते हैं, फिर एक टिपिकल सा एग्जांपल बनाते हैं। दोनों एग्जांपल करके दिखाते हैं। सिंपल, जिसमें केवल और केवल सिंपल एग्जांपल की हम बात करेंगे। Ajax 1 Ajax example.
मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप कंट्री का नाम लिखें, इंडिया या कुछ भी लिखा, फिर यहाँ स्टेट का नाम लिखें। हमने कुछ सेलेक्ट कर लिया कि 4-5 कंट्री वैलिड है। हम इंडिया पे, मान लीजिए हमने 4 कंट्री पे काम करना है, हमका इंडिया पे काम करना है, नेपाल पे काम करना है, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, 5-6 कंट्री ही हमारे काम किए, बाकी नहीं है। अगर उस लिस्ट में से मैच नहीं हुई तो जब मैं इसको टाइप करने आऊँ उतनी देर में यहाँ बता दे फट से कि योर कंट्री इज नॉट वैलिड। अब इसे एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं, तो ये डेटा कहाँ से आना चाहिए? सर्वर से आना चाहिए। अब इसके लिए अभी हम डेटाबेस नहीं बना रहे हैं, हम सर्वर पे हम केवल एक काम कर रहे हैं अभी कि एक सिंपल सा सर्वलेट बना लेते हैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए। अभी डेटाबेस वाला तो बना हुआ हमारे पास, एक सर्वलेट बनाया, इसका नाम लिखते हैं अजाक सर्वलेट बना दिया। अजाक सर्वलेट बना लेते हैं भाई, फिनिश। डू गेट का काम हमारे पास केवल, यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग लिखा है, सिटी इज इक्वल टू, हमने स्ट्रिंग सिटी इज इक्वल टू कुछ सिटी का नाम लिख लिया है, ठीक है, इंडिया लिख लिया है, लिख लिया है, कुछ भी लिख लिया हमने, नेपाल लिख लिया, बांग्लादेश लिखा। ये कुछ सिटीज़ हैं, ये मान लिया कि हमारा डेटाबेस है, ठीक है। अभी आगे यूज़र आईडी पे हम करके दिखाएंगे। हम चाह रहे हैं कि वहाँ से यूज़र से कोई चीज़ टाइप करे और तो उसको यहाँ चेक कर लो, अगर इसमें से नहीं है तो वहाँ पे क्या दिखा दो? मैसेज दिखा दो, सिटी नॉट इन डेटाबेस या दिस सिटी इज नॉट वैलिड, प्लीज ट्राई अनदर, और कुछ उसको दिखा दो। तो अब हमको इनमें से चेक करना है कब? सबमिट किए बगैर, क्योंकि इवन हमने अभी तक सबमिट की बटन तो बनाई ही नहीं, हम लोग को सिर्फ ये देखना है, हम टाइप करके यहाँ टाइप करें, बैकएंड में रिक्वेस्ट लेके जानी है, बैकएंड में रिक्वेस्ट लेके जानी है, किसके पास? इसके पास लेके आनी है, और यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट आएगा उसको, जो भी रिस्पॉन्स होगा वहाँ से भेज दो। तो चलिए हमने क्या किया, सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, जैसा यूजर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टेक्स्ट स्लैश HTML, देन प्रिंट राइटर आउट इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट, क्या लिखेंगे, गेट राइटर। हमने मान लिया कि वहाँ से हम एक भेजने वाले हैं, एक क्वेरी स्ट्रिंग आएगी कंट्री नाम की, कंट्री इक्वल टू हमने लिख दिया रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और हमने किस नाम से मंगा लिया, कंट्री। ये हम मान लेते हैं कि हम कंट्री नाम से कोई पैरामीटर लेंगे और उस पैरामीटर को सिटी वाले, सॉरी यहाँ पे कंट्रीज नाम लिख देते हैं, हम इस कंट्रीज वाले लिस्ट पे सर्च करेंगे, ठीक है। अगर सर्च में मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो हम एक मैसेज देंगे। तो हमने लिखा फॉर स्ट्रिंग सी, किस में से निकाला हम, कंट्रीज में से, इफ सी डॉट इक्वल इग्नोर केस, किस में से, कंट्री में से आया। ये जो कंट्री हम वहाँ से भेजेंगे, जो हम टाइप करके भेजेंगे, वो यहाँ पे कंट्री में आएगा। और अगर इस कंट्री वाले लिस्ट में मिल गया वो, अगर इस कंट्री वाले लिस्ट में मिल गया तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक काम किया, आउट डॉट प्रिंट एल, हमने यहाँ पे लिख दिया कंट्री इज वैलिड, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे वैलिड कंट्री, और यहीं से हमने कर दिया रिटर्न। रिटर्न मतलब अब आगे आपको लूप चलाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। और अगर ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है वो बाद में पता चलेगा, थोड़ा सा कोडिंग को चेंज करते हैं भाई, इतना लंबा नहीं, हमने लिख दिया कंट्री, इन कंट्री में इंटीजर का लिए सी है,
चलिए हमने क्या लिखा, नॉट अ वैलिड कंट्री। अगर सी एन में नहीं मिली वैल्यू, सी एन इक्वल टू 0 लिख दिया, सर्च किया, अगर एक भी बार कंपेयर हो जाएगी तो सी एन प्लस प्लस कर दो, और अगर कंपेयर नहीं होगी तो सी एन की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, 0 है। अगर सी एन की वैल्यू 0 है तो नॉट अ वैलिड कंट्री दिखा दो, नहीं तो क्या दिखा दो, वैलिड कंट्री। ये सर्वर साइड का हमने जनरेट कर दिया। बट अभी क्या होगा, सबमिट करके वैल्यू मिलेगी मुझे, वहाँ सबमिट करेंगे, फिर यहाँ पे डेटा आएगा, लेकिन मुझे अजाक्स के थ्रू करना, मैं टाइप करूँ और टाइप करने के बाद डेटा लेके गेट के पास जाए और वहाँ से ढूंढ के ला कहीं पे दिखा दे। तो अब देखिए अजाक्स पे हम गए, हमने यहाँ पे क्या लिखा, इस टेक्स्ट फील्ड के बगल में मुझे रिजल्ट चाहिए, ठीक है, वैलिड है कि नहीं है। तो मैंने क्या बना लिया, स्पैन ID इक्वल टू S1 डाल दिया। यहाँ पर हम डेटा को दिखाने वाले हैं इस टेक्स्ट फील्ड के बगल में, कहाँ पर, जस्ट यहाँ पर हमारा डेटा आएगा। टाइप करने के बाद हम चाहते हैं डेटा आए, तो अब हमें क्या काम करना है, जैसे ही मैं इस पर टाइप करने के बाद, किस पर, इस पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स पे टाइप करने के बाद नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स पर जाऊं, उसी टाइम पर बैकएंड में जाके पता लगाए, उसी टाइम पर, इन द मीन टाइम, बीच के टाइम पर। तो मैंने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को हमने क्या बनाया, jQuery से बनाया। तो स्क्रिप्ट बना दिया, टाइप इक्वल टू क्या लिखा, / जावा स्क्रिप्ट लगा दिया। कब फंक्शन कॉल करना, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही हम टेक्स्ट फील्ड पर उनका डॉलर, टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या है, टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या है, कंट्री, आईडी क्या है इसकी, कंट्री आईडी। यहाँ पे देखिएगा, इनपुट टाइप इक्वल टू क्या है इसका नाम, कंट्री। तो डॉलर कंट्री डॉट ब्लर, मतलब उसमें लिखने के, ब्लर समझाया था ना, टाइप करने के बाद जैसे हम टैब दबा के बाहर आएंगे, कौन सा फंक्शन काम करेगा, ब्लर काम करेगा। और जैसे ही ब्लर काम करेगा तो एक फंक्शन बनाना है। अब इस फंक्शन के अंदर सारा जाकर कोडिंग होने वाला, देखिए ध्यान से। मैंने लिखा सबसे पहले ऑब्जेक्ट हम कुछ भी ले लिया, XML इक्वल टू न्यू HTTP XML HTTP रिक्वेस्ट में, ठीक है। XML डॉट अगला फंक्शन क्या है, ओपन, क्या लिखना है, गेट URL। पेज का नाम देखिए, हमारे पेज का नाम है अजाक्स सर्वलेट। पेज का नाम क्या हुआ, अजाक्स सर्वलेट, दिस इज द नेम ऑफ पेज। क्वेश्चन मार्क, क्या लेके जाना, देखिएगा यहाँ पर हमने किस नाम से पैरामीटर रीड किया है, किस नाम से रीड किया, गेट पैरामीटर कंट्री। तो मुझे इस पेज से कंट्री लेके जानी है, तो मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क कंट्री इक्वल टू किसकी वैल्यू लेके जानी है, इस कंट्री की वैल्यू लेके जानी, इसी की वैल्यू लेके जानी है। तो इसकी वैल्यू लेके जानी है, तो इसके लिए मैंने प्लस करके डबल कोटेशन बाहर किया, डॉलर क्या नाम है इसका। जब भी आप सेम पे लगा रहे हैं, देखिए, हाँ सेम पे तो नहीं लगा रहे हैं, पर हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस डॉट वैल, क्योंकि फंक्शन किसके साथ कॉल हो रहा है, कंट्री के साथ। तो कंट्री के साथ कॉल हो रहा है, तो उसी की वैल्यू लेनी है जिसके साथ हमने ब्लर कॉल किया। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, दिस डॉट वैल। तो कंट्री इक्वल टू क्या लेके जाएगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी, जो भी इसकी वैल्यू होगी वही किस में चली जाएगी, कंट्री में चली जाएगी। और क्या लिख देना, ट्रू। अजाक्स रिक्वेस्ट हमने ओपन कर दी, क्या लिखा, अजाक्स सर्वलेट पे जाना है, कंट्री इक्वल टू वैल्यू लेके जानी है। कब कौन सी वैल्यू लेके जानी है, जो इस कंट्री की वैल्यू होगी, मतलब जो सेम की वैल्यू, कंट्री पे मैंने ब्लर फंक्शन यूज किया। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप इसी को उठा के लिख सकते हो, डॉलर कंट्री डॉट वैल। दूसरा लाइन क्या था, XML डॉट क्या लिखना है, सेंड। अब वेट करना है जब तक रिस्पॉन्स आना जाए, तो इसके लिए मुझे लिखना होगा XML डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज इक्वल टू फंक्शन, ऑन रेडी स्टेट चेंज इक्वल टू फंक्शन, क्योंकि सिंगल लाइन फंक्शन है, एज ए स्टेटमेंट की तरह साइन, इसलिए सेमीकोलन भी लगाना होगा यहाँ। और यहाँ पर हम लिखा इफ दिस डॉट रेडी स्टेट इक्वल टू 4 एंड दिस डॉट स्टेटस इक्वल टू 200, अगर ऐसा हो जाता है तो आउटपुट इक्वल टू या रिजल्ट इक्वल टू दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट। दिस डॉट क्या लिख दिया, रिस्पॉन्स टेक्स्ट। और जो भी रिस्पॉन्स टेक्स्ट आया उसे यहाँ दिखाना है, ये स्पैन पे, इसका आईडी क्या है, S1। तो मैं लिख दिया डॉलर S1 डॉट HTML में क्या दिखा देना, रिजल्ट दिखा देना। अब इतना ही काम है, ये काम जो भी उधर से आएगा दिखा देगा। अब यहाँ सिर्फ देखना रिस्पॉन्स टेक्स्ट ऐसा लिखना है या फंक्शन का साइन लगाना, चला के देखना पड़ेगा अपन को। यहाँ पे इंस्पेक्ट भी कर लेते हैं ताकि अगर कुछ एरर हो तो मुझे यहाँ पर दिख जाए। दिस डॉट वैल इज नॉट अ फंक्शन,
दिस डॉट वैल इज नॉट अ फंक्शन। सॉरी, यहाँ पे जे क्वेरी है, जब भी जे क्वेरी होगी तो हमें नाम के लिए क्या लगाना होगा, डॉलर। क्या लगाना होगा, डॉलर दिस, मतलब खुद की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कंट्री का नाम दे दिया मैंने राम, टाइप किया 404 नॉट फाउंड। ये कह रहा है ट्रेनिंग एवीएम अजाक्स, यहाँ पर बहुत बढ़िया। फिर करते हैं, कंट्री का नाम दे दिया राम और टैब। ये देखिए यहीं पर क्या आ गया, क्या मैंने अभी सबमिट बटन बनाई, क्या सबमिट पे गया, नहीं। मैं टाइप करके और जैसे मैं दूसरे पे आ ही नहीं पाया, उसके भी अब सर्वर बिजी होगा, लंबा डेटा हो, थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन आएगा जरूर डेटा। और अगर मैंने दिया इंडिया, क्या दिख रहा है, वैलिड कंट्री। यही कॉन्सेप्ट उठा के मुझे ईमेल आईडी वगैरह पे डालना है। ईमेल आईडी वाला बनाया था मैंने कि अगर पहले से अवेलेबल उल्टा करना है, अगर अवेलेबल है तो नॉट वैलिड दिखाना है। अभी तो यहाँ क्या है, अवेलेबल है तो वैलिड। ईमेल आईडी में क्या करना है, अगर पहले से है सर्वर पे तो क्या काम करना है, नॉट वैलिड, पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो ये डेटा आ रहा हमारा अजाक्स के थ्रू, ठीक है, अजाक्स के थ्रू आ रहा है। अब अजाक्स के साथ वहाँ से जो डेटा आ रहा है वो HTML फॉर्मेट में आ रहा है। याद रखेंगे, जब भी हम यहाँ से डेटा आउट और प्रिंटलन करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऊपर हम सेट कर चुके हैं रिस्पॉन्स टाइप क्या है, कंटेंट टाइप text/HTML है। तो अभी HTML में आ रहा है, तो आप यहाँ से HTML भी बाउंड करके भेज सकते हैं। जैसे हमने दिया, जब ये वाला जाएगा तो फॉन्ट कलर इक्वल टू किस में चला जाए, रेड में चला जाएगा, और जब ये जाएगा तो फॉन्ट कलर ब्लू में चला जाएगा। ठीक है, रेड पे आ रहा है, लेकिन हमने इंडिया इस पे आ रहा है, ब्लू पे आ रहा है। ठीक है, ये कौन सा तरीका हमने देखा, अजाक्स। अजाक्स में क्या पेज सबमिट करना पड़ा, नहीं, डेटा भी कहाँ से आ गया, सर्वर से आ गया। तो ये दो चीज़ याद रखना है आपको। अब देखिए, अभी आपको सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन दिखाएंगे, समझ में आ जाएगा आपको। हम कहाँ जा रहे हैं, अपने डेटाबेस पर। डेटाबेस चालू नहीं है, कल तुम लोग 12 बजे से बुला लें हम पीछे, ये नहीं, हाँ या ना जवाब दो, बुला लें। ठीक है, कल 12 बजे से बुला लेते हैं, बुला लिया मान लीजिए। ये देखिए साइन अप वाला पेज था। ईमेल जो था, ईमेल अगर मैं आईडी डाल दूं ऐसा कोई जो पहले से रजिस्टर्ड और टैब करूं तो यहाँ मैसेज आ जाए, दिस ऑलरेडी ईमेल आईडी है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड, प्लीज टेक अनदर आईडी। यही करना है। तो यहाँ ब्लर पे काम करना है, सेम टू सेम। हम टैब दबाएंगे, जितनी देर में उतनी देर में ईमेल आईडी को सर्च कर ले, अगर मिल गया तो मैसेज क्या दिखाएगा, इनवैलिड, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, रजिस्टर्ड। और नहीं मिला तो ठीक है, दिस इज अवेलेबल, ब्लू कलर से। इसी के जस्ट नीचे आ जानी चाहिए। करेंगे आप लोग, ये करें हम, ट्राई कर लेंगे। ठीक, गुड आंसर। ट्राई करने में क्या जाता है, उसके बाद तो हम बता ही देंगे, नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारा कंप्लीट हो गया। हमने क्या देख लिया, jQuery कैसे यूज़ करना है और अजाक्स कैसे यूज़ करना है। जेसन वाला जो काम है वो आप जब SMS वाले पे पहुंचेंगे, OTP मतलब API जब इम्प्लीमेंट करने लेवल पे पहुंच जाएंगे, तब आप जेसन और API को मिक्स कर देंगे। ठीक है, अब सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अभी इनको सबको पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, पूरा प्रोजेक्ट ही भेजिए। दिखाओ जरा तुम्हारा चल रहा है, तुम्हारा अभी तो नहीं चल रहा होगा। अच्छा, किसका मेज वाला चल रहा है, मेज वहाँ तक पहुँचाएगा, चल रहा है। इस तरह एक बार पूरा प्रोजेक्ट भेज दो, उससे क्या लग जाएगा। हाँ, तुम लोग 3 बजे आओ, जिसको लगता है रिवीजन तो जल्दी आ जाए। 12 बजे तक क्लास है।
होने का मूड तो है, लेकिन समस्या ये है कि कुछ गवर्नमेंट के रूल समझ में नहीं आ रहे हमको। कभी कभी कहते हैं सब बंद कराने वाला है, कभी लगता है कुछ होने वाला है। होली के बाद ही होगा जो भी होगा। होली तक पूछ रहे हैं वो, होली के बाद, अगर ऑफलाइन है तो होली के बाद। ठीक है, अब ये देख लो कि ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो ऑफलाइन। हाँ तो होली तक वेट कर लें। होली के बाद एक वैसे भी, क्योंकि 2 बच्चे इस बैच के भी गायब हैं, सो होली के बाद आएंगे। अब 2-3 और आ जाएंगे, 5-6 बच्चे हो जाएंगे, शुरू कर देंगे बैच। नहीं तो कोई डिसाइडेड भी नहीं है, नहीं तो फिर यही चलता रहेगा। वो सर इनकेस लॉकडाउन लग गया तो ऑनलाइन चलेंगे। मतलब अगर तुम लोगों का भी कुछ छूटता है तो फिर ऑनलाइन तो हम है ही अवेलेबल, ऐसा नहीं है। इसलिए इतना तो कर लो कि फिर कोई दिक्कत ना हो। हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, इतना लंबा लॉकडाउन नहीं करने वाले। सर अगर इनकी बैकअप क्लासेस तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कहाँ छूटा था जावास्क्रिप्ट से जो इंटरनली डेटा स्टोर करवा रहे थे, जब डेटा वहाँ छूटा हुआ था ना। हाँ वहाँ से करवा रहे, वहाँ तक का पढ़ लिया। ठीक है, वहाँ तक कर गया ना। वैलिडेशन वाली क्लास लेके गए थे ना कि नहीं गए थे? वैलिडेशन वाली का सर वो जब डेटा स्टोर करवा रहे थे ब्राउजर पे ही करवा रहे थे, डेटाबेस में। हाँ डेटाबेस में ही जा रहा था, तो वहाँ से मतलब वाली क्लास अटेंड करिए, लेकिन आप एक बार वो करा दो। ठीक है। हाँ क्योंकि अगली क्लास में उसी क्लास से अगली हो सकता है कल या परसों क्लास में वो डेटा जो सेव करा रहे थे अब सर्वर पे ले जाएंगे। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट अब सिखाना है, मल्टीपल डेटा कैसे करना है। ठीक है, आ जाइए। होली के टाइम पे 4 दिन बंद रहे, 4 से 5 दिन रहेगा बंद। 28 से नहीं लूँगा क्लास, 28 से लेके शायद 3 तक मैं बाहर हूँ। ठीक है। तो इस बीच में आप लोग जितना भी है सब रिवाइज कर डालना, उतना ही पढ़ा होगा। एक बार सारा कुछ निपटा देना। सर ये कह रहे थे सर, जैसे 2-3 की थ्योरी क्लास चल रही है तो एक बार सर बीच में प्रैक्टिकल वाली हो जाए ना क्लास में। ऐसा? हाँ ठीक है। सर क्योंकि कई बार ऐसे प्रैक्टिस घर पे भी नहीं हो पाती है, फिर वो क्लास का होते होते फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसा ही करते हैं, चलो एक आध दिन पूरा प्रैक्टिकल यहीं करवाते हैं। मतलब आज प्रोजेक्ट में भेज देता हूँ सबको, वैसे रन करके बाद देख लो, समझ लो, फिर अपन करते हैं। एक दिन प्रैक्टिस ही कराते हैं और 1 दिन 2 दिन प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है। नया वाला का तो स्टार्ट हो रहा है, इसके भी कुछ लड़के और मेरे भी 4-5 दोस्त आने के लिए बोल रहे हैं। हाँ देखो वही है, अगर 6-7 बच्चे होते हैं तो शुरू करने का मतलब है, तो तब हम कर देंगे शुरू। दिक्कत कर मेरे साथ क्या है ना कि हो सके तो टीम में भी वो कल या परसों इंदौर निकलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। तो हम ऐसा सोच रहे थे ना कि नया वाला बैच उसमें कंटिन्यू कर ले। हाँ अगर बन भाई प्रयास करो बन जाए तो कर लेना। दिक्कत सारी बात है कि इधर भी छूट गया मेरा। हाँ ठीक है, हमको जाना पड़ेगा, फिर उधर आपका कोचिंग बंद है, उधर कोचिंग बंद है। और तो फिर आपको जो सुनने में 4-5 से स्टार्ट हो रहा है बैच। हाँ तो हम सोचे थे नया वाले बैच में कंटिन्यू कर ले, तब तक अपना रिवीजन भी कर लेंगे सारा। कर लो, प्रयास करो कि फिर बन ही जाए। कम से कम 6-7 बच्चे हो जाए फिर शुरू कर देंगे। 6-7 से ज़्यादा ही होंगे सर, हम कर देंगे शुरू। इसलिए कि 3-4-5 तो ऐसे ही हैं, और आप 1-2 बता ही रहे हैं, और इस बैच के भी 1-2 है, तो 5-6 तो ज़्यादा ही होंगे। मतलब 4 लड़के तो सर वो होली तक आ जाएंगे मेरे बस में। ठीक कर देंगे तो सर उसमें मॉर्निंग में, लेकिन मॉर्निंग में शुरू करेंगे उसको हम। कितने बजे? सुबह हम सुबह 7 बजे शुरू कर देंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कंटिन्यू कर लेना। कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। किसी पे भी कंटिन्यू करो, बस चलना चाहिए, इसी बैच में आ जाओ। ठीक है ना? ठीक है सर। तीन ही हो अभी? हुआ हुआ है।